बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। सर बिल्कुल बहुत ही जोश में, और इस बार तो सर मतलब मई 25 फोड़ देना है। तो सर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और दोनों ग्रुप निकालेंगे, जिनके दोनों नहीं हो और जिनके सेकंड ग्रुप है सर, वो सेकंड ग्रुप भी हम बड़े प्यार से निकाल देंगे। और कॉस्टिंग जो है बहुत हेल्प करेगी सर, और आपके लेक्चर्स भी सर बहुत हेल्प कर रहे हैं। चलिए जी, इसी बात पे फटाफट से जोश के साथ आ जाइए, कमर सीधी करके। हमारा रिवीजन वाला जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 3 हमारा। हमें क्या करना है सर? अब हमें करना है अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है सर लेबर कॉस्टिंग। तो इसमें हम सारी चीजें समझेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम सारी सारी चीजें सर करेंगे इसमें। आओ जरा फटाफट से जल्दी से हेडिंग डाल लो। चलिए भैया, लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर आओ जरा। देखो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सर, प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में कॉस्ट लगती है। कॉस्ट क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू द कॉस्ट। और कॉस्ट में सबसे पहले कौन सी कॉस्ट होती है सर? सबसे पहले जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो होती है सर उसकी प्राइम कॉस्ट। कौन सी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है सर? प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आता था सर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर वाला चैप्टर ये वाला चैप्टर है हमें, जो हमें करना है। क्या क्या करना है सर इसमें? हमें इसमें डायरेक्ट लेबर की वैल्यूएशन पढ़नी है कि क्या खर्चा जो हम दे रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट या सर्विस बन रहे हैं उसमें कितना चार्ज करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, और बाकी अदर चीजें इसमें आएंगी। फिर मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय या लेबर हमारे पास दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। सर मतलब क्या था? मतलब ये था इसका, देखो जरा। मैंने आपको बताया था सर, एक तो हमारे पास मटेरियल होगा, लेबर और अदर एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, मटेरियल में दो होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ऐसे ही सर लेबर में दो टाइप की लेबर होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको प्यार से हम ओवरहेड्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 1, एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट, ये कौन से लेबर हैं सर? ये मेरे डायरेक्ट लेबर हैं। देखो जरा, टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और टू रेंडर सर्विस, प्रोडक्ट बनाने में या सर्विस देने में ह्यूमन रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल, ह्यूमन रिसोर्सेस के बाद बिना काम नहीं हो सकता सर। लेकिन एक्चुअली मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताऊं, चाइना ने चाइना ने बिना ह्यूमन रिसोर्सेस की फैक्ट्री डेवलप कर ली है सर। ये क्या बात है? एक मिनट सर, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे हो गया कि बिना किसी लेबर के, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काम हो रहा है? बिल्कुल, चाइना ने डार्क फैक्ट्री करके एक फैक्ट्री बनाई है, जहां पे सारा काम रोबोटिक्स से होता है, एआई से होता है। डायरेक्टली कोई भी इंप्लॉय इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट इंप्लॉय इन्वॉल्व हैं, जो उसको ओवरव्यू करते हैं, एआई को चेक करते हैं, रोबोट्स को देखते हैं, सिस्टम को चेक करते हैं। और 24 घंटे वो मशीन फैक्ट्री काम करती है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है 8 घंटे हमें काम करना होता है। पर रोबोट्स और एआई और टेक्नोलॉजी जो है, इन पे कोई भी पाबंदी नहीं है टाइम की। 24 घंटे काम हो रहा है। तो चाइना किस लेवल का डेवलपमेंट कर चुका है और कर रहा है, और हम वही एस्ट्रो ऐप में लगे हुए हैं। चलो कोई नहीं, आओ। फिर कह रहा है कि हाँ, ह्यूमंस रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल, द कंपनसेशन, जो हम उनको पैसा पे करते हैं, किसको? हमारे लेबर्स को, आर जनरली टर्म्ड एज वेजेस। उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं सर? वेजेस कहते हैं। इट कैन बी इन कैश और काइंड, हम कैश में भी दे सकते हैं या काइंड भी दे सकते हैं। काइंड जिसको आप परक्यूजिट्स कहते हो। ठीक है, जैसे उनको लंच करवा देना, उनको शटल भेज देना, मतलब कि भाई उनके घर से लेके फैक्ट्री तक या फैक्ट्री से घर तक, ये सारी जो सर्विसेज उनको हम फ्री में देते हैं, दैट इज काइंड सर्विसेज। अब एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट क्या होती है सर? कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय लेबर, कैश या काइंड में। और जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है सर? इसमें इंक्लूड होता है उसकी वेजेस, जो भी उसको हम वेजेस पे कर रहे हैं या सैलरी पे कर रहे हैं, ये इसमें इंक्लूड होता है। उसके अलावा सर, उसके अलावा अलाउंसेस जो हम उसको पे कर रहे हैं, इंसेंटिव जो पे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर लेबर कॉस्ट।
ओवर टाइम वेजेस अगर उसको दे रहे हैं तो वो भी किसका पार्ट है, वो भी पार्ट है सर हमारे लेबर कॉस्ट का। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या ईएसआईसी फंड या सुपर एन्युएशन फंड, इन फंड्स में भी अगर एम्प्लॉयर, याद रखना एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का तो सैलरी में आ ही जाता है, एम्प्लॉयर भी अगर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर लेबर कॉस्ट। फिर एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस होता है ईएसआईसी, और अदर बेनिफिट्स, ये सारे के सारे अदर बेनिफिट्स में आता है सर लीव विद पे, लीव ट्रेवल कंसेशन, ये सारे भी अगर आप उसको दे रहे हो दैट इज योर पार्ट ऑफ योर लेबर कॉस्ट। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। पढ़ो जरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कह रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कौन कौन सी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर हमारी कौन कौन सी होती है। सर बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, मेरे साथ साथ सुनते जाना और आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, क्योंकि पढ़ तो आप चुके ही हो, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। पढ़ो जरा क्या लिखा है। कह रहा है कि बेनिफिट पेड टू इंप्लॉइज, इंप्लॉइज को बेनिफिट दे रहे हैं विच कैन बी एट्रीब्यूटेबल, यानी एट्रीब्यूटेबल मैंने बताया था कि जिसकी वजह से हो रहे हैं, टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जनरली हमारे फिनिश गुड्स की बात हो रही है, इन एन इकोनॉमिकली एंड फीजिबल मैनर। सर मतलब जरा समझते हैं हिंदी में, मतलब इजी लैंग्वेज में, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हु आर डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज है। सर अगर डेफिनेशन आ गई तो कौन सी लिखनी है, ये वाली है जो आपने ऊपर बताई है, ये वाली। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये सेम डेफिनेशन आपकी किसकी है, मटेरियल की भी, बस वहां पे मटेरियल कॉस्ट आ जाता है, यहां पे क्या लिखा है, एम्प्लॉय। तो सिंपल है भाई, एम्प्लॉय को मैं पैसा पे कर रहा हूं, कौन एम्प्लॉय सर, ये मेरा एम्प्लॉय है जिसको मैं पैसा पे कर रहा हूं, विच कैन बी एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसको जो पैसा दिया जा रहा है किस वजह से दिया जा रहा है, क्योंकि सर इसने फिनिश गुड्स बनाने में काम किया, तो इसलिए इसको पैसा दिया जा रहा है। तो मतलब क्या कहेंगे इसको, विच कैन बी एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली एंड फीजिबल मैनर। इकोनॉमिकली मतलब पैसे में दिया जा सके या पैसे में कन्वर्ट किया जा सके, और फीजिबल मतलब पॉसिबल है बताना। तो सारी चीजें कंडीशन कंप्लीट होती है, तो ये क्या बन जाता है मेरा डायरेक्ट एम्प्लॉय। और अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो सर डायरेक्ट एम्प्लॉय वो होता है जो डायरेक्टली एंगेज होता है किसमें, प्रोडक्शन में। ठीक है, मतलब जब आप जाओ और जाके देखो तो आपको देख के पता चले कि हाँ ये बंदा जो है ये प्रोडक्शन का काम कर रहा है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय होता है। उसके बाद सर, उसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की बात करें तो हम कह रहे हैं जो भी हम पैसा पे करेंगे किसको, एम्प्लॉय को, विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं कहूंगा कि भैया ये मेरा एम्प्लॉय है और इस एम्प्लॉय को मैं पैसा पे कर रहा हूं, लेट सपोज ये एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को पैसा पे कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं जो फिनिश गुड्स बनाने में इसने हेल्प करी, नहीं सर इसने फिनिश गुड्स बनाने में हेल्प नहीं करी। ये कौन है सर, ये तो अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग का काम कर रहा है सर ये, इसका फिनिश गुड्स से कोई लेना देना नहीं है। यानी विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिर ये खत्म हुआ, उसके बाद इन एन इकोनॉमिकली एंड फीजिबल मैनर, यानी कि जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सके और पॉसिबल भी हो निकालना। आगे पढ़ते हैं, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मैं कहूंगा सर कॉस्ट इनकर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली एंगेज नहीं है। आओ जरा फटाफट से कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं, बस जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि सर रिवाइज कर रहे हैं। कह रहा है एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट की कंट्रोल हमें करना है, एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट को अब क्या करना है, कंट्रोल करना है। दिस मीन्स कंट्रोल ओवर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन एम्प्लॉय। कह रहा है कि जो हम एम्प्लॉय को पैसा पे कर रहे हैं उस पे हम कंट्रोल लगाएंगे, यानी कि कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए। दिस डज नॉट एम्प्लॉय कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ वेजेस बिल, इट ऑल्सो डज नॉट एम्प्लॉय दैट वेजेस ऑफ ईच एम्प्लॉय शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। यानी इसका मतलब ये नहीं है कंट्रोल लगाने का कि भैया जितना बनता है हम उसको नहीं देंगे, हम तो कम में रखेंगे, नहीं। जैसे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है कि मिनिमम भत्ता, मिनिमम जो वेजेस हैं वो आपको पे करने होते हैं
तो जितने मिनिमम वेजेस हमने गवर्नमेंट ने बनाए हैं या जितने एज अ स्किल्ड या अनस्किल्ड उसको मिलने चाहिए वो हम उसको देंगे। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि लेबर अबंडेंस में है, इंडिया में बहुत ज्यादा लेबर है तो हम चीप या सस्ती लेबर रख लेंगे, उससे क्या होगा, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो इसका कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि हम सस्ती लेबर रख लेंगे या फिर हम उसको पैसा कम देंगे। इसका मतलब यह है कि हम कॉस्ट को इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि लेबर कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि भाई लेबर जो है वो, मैं देखिए मेरी बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे लेबर है, ठीक है, जैसे मैं एक फैक्ट्री में गया था तो क्या हुआ था उस फैक्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री में उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ था कि भैया किस चीज की फैक्ट्री थी, ये थी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री। यहां पे स्टैंडर्ड बनाया हुआ था कि ये जो लेबर है ना, इस लेबर को, दो टाइप के लेबर थे सर, एक थे स्किल्ड और दूसरे थे अनस्किल्ड। तो ये बताया गया था कि जो स्किल्ड वाले हैं ना, उनका जो काम है, वैसे अलग अलग काम होता है कि कोई कटिंग करता है, कोई स्टिचिंग करता है, फिर कॉलर कोई स्टिच करता है, कोई ये आर्मोल होती है इसको स्टिच करता है, ऐसे करके अलग अलग प्रोसेस था। तो अब इसको ये कहा गया कि भैया आपको जो काम है ना, जो भी आपका काम है वो नॉर्मली 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी एक शर्ट पे आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 1 घंटा। इनको जो पेमेंट करी जा रही थी, पेमेंट जो इनको करी जा रही थी वो इनको करी जा रही थी आवर्स के बेसिस पे, यानी 8 घंटे के पैसे आपको मिलेंगे। अब 8 घंटे में चाहे आप 10 यूनिट पे काम करो, 20 यूनिट पे करो, 50 पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पैसा जो मिलेगा वो 8 घंटे के हिसाब से मिलेगा पर डे। उससे ऊपर गए तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशन है। अब क्या हुआ, जो इंप्लॉय था, इंप्लॉय बड़े चालू थे, कुछ इंप्लॉय जो थे वो बड़े चालू थे। अब इनको ये पता है कि भैया हमें कमाने हैं पैसे, क्योंकि पैसे घर पे भेजने हैं। अब इनको पता है कि अगर 8 घंटे काम किया तो नॉर्मली पैसा मिलेगा, लेकिन अगर हमने 8 घंटे से ज्यादा काम किया तो फिर उस केस में ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, और वो कितने मिलते हैं सर, वो 1.5 गुना मिलते हैं, 1.5 टाइम्स। तो ये क्या करते थे, 1 घंटे का जो स्टैंडर्ड था उसमें काम ना करके ये इस टाइम को स्ट्रेच कर देते थे, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे ऐसे। अब इससे क्या होता था सर, इससे टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होता था, और जब टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होगा और ऑर्डर कंप्लीट करना होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, फिर करना पड़ेगा ओवर टाइम। और ओवर टाइम में क्या होगा सर, ओवर टाइम में इनको देने पड़ेंगे हमें ओवर टाइम का प्रीमियम, जिस वजह से कंपनी को हो जाएगा सर नुकसान। तो फिर क्या होता है सर, इस केस में क्या होता है कि इस केस में क्या होता है सर, हमें यहां पे क्या लगाने पड़ते हैं सर, हमें लगाने पड़ते हैं कंट्रोल्स। क्या लगाने पड़ते हैं, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स कैसे लगाते हैं सर, कंट्रोल लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो हमने यहाँ पे है ना एक मैनेजर रखा हुआ है हर फ्लोर पे, फ्लोर मैनेजर जिसको हमने कहा है। ये क्या करता है, ये देखता रहता है लेबर्स को और बोलता रहता है बार बार ढंग से काम करो, ढंग से काम करो। मैंने कहा अच्छा, कह रहा है इसके साथ साथ एक सुपरवाइजर भी चिपका रखा है हमने, जो और ज्यादा प्रेशर बनाता है लेबर्स के ऊपर, जिस वजह से जो स्टैंडर्ड बनाया है उस अकॉर्डिंग ही काम हो जाता है। तो यानी हमने क्या करा सर, हमारा ये खर्चा ज्यादा ना हो इसलिए हमने क्या लगाए, कंट्रोल्स लगाए। तो ये होता है सर कंट्रोलिंग करना। आओ जरा आगे पढ़ते हैं। कह रहा है द एम शुड बी, कह रहा है हमारा एम क्या होना चाहिए, कह रहा है द एम शुड बी टू कीप द वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। यानी पर यूनिट में मेरा क्या होना चाहिए, ये लो होना चाहिए, क्या, मेरी वेजेस की कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे पास इसके रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि पर्सोनल डिपार्टमेंट। पर्सोनल डिपार्टमेंट क्या होता है सर, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसको हम पर्सोनल डिपार्टमेंट कहते हैं। दे सर्च फॉर, क्या करते हैं, ढूंढते हैं, रिक्वायर्ड स्किल, यानी जो लोग इनको चाहिए, जो लोग इनको चाहिए उनको ये ढूंढते हैं, जो काम करने वाले हैं, चाहे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, और उनकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। उसके साथ साथ इट एंश्योर्स दैट द पर्सन रिक्रूटेड प्रोसेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उनके पास होनी चाहिए या है या नहीं, ये चेक करते हैं। फिर कहते हैं अरेंज प्रॉपर ट्रेनिंग, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है,
इनको क्या दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। मेंटेन जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड्स है वो उनको मेंटेन करे जाते हैं कि कोई झगड़ा तो नहीं करा था इन्होंने, इसको कहीं से निकाला तो नहीं गया था, ये सब चीजें। कह रहा है एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम इनकी परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करा जाता है। उसके अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट होता है सर, इंजीनियरिंग एंड वर्क डिपार्टमेंट, जो कि क्या करता है सर, प्लान बनाता है एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब, प्रोवाइड ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग देता है अगर कोई स्पेसिफिक जॉब होती है तो। उसके साथ साथ सर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस, जो कि अटेंडेंस की मेंटेनेंस करता है, रिकॉर्ड्स की, जिसको हम कहते हैं टाइम कीपिंग, क्या कहते हैं, टाइम कीपिंग, या जिसमें हम टाइम रेट सिस्टम से पेमेंट करते हैं। टाइम स्पेंड बाय एन एम्प्लॉय ऑन वेरियस जॉब्स, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम बुकिंग, जब हम पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करते हैं। फिर डिपार्टमेंट होता है सर पेरोल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट जो उसकी सैलरी वैलरी का ध्यान रखता है, कितनी जा रही है, कितने टाइम के हिसाब से पेमेंट करनी है, और उसकी पेमेंट जो प्रोविडेंट फंड या जो भी हमें जमा करानी है उसके लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ पेरोल ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस पेमेंट, यानी उनको पे करना, कैश में पे करना है या फिर अकाउंट में। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये तो हमारा काम है सर, एक्यूमुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, एनालिसिस एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू वेरियस कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि भैया जिसकी जैसी कॉस्ट है उस कॉस्ट सेंटर में वो भेज दी जाएगी। फिर आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से बाकी चीजें हम समझते हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा मेरे साथ साथ, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबीसी कंपनी गेट्स द फॉलोइंग अमोल्यूमेंट्स, ये सब मिलता है उसको, बेसिक पे मिलता है 10,000 रुपए महीना, डियरनेस अलाउंस मिलता है 2,000 रुपए महीना, बोनस मिलता है 20% ऑफ सैलरी एंड डी, इन दोनों का जोड़ के अलाउंसेस मिल रहे हैं उसको 2,500 रुपए महीना, और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ फंड में 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। कह रहा है एक्स जो है 2400 घंटे काम कर रहा है साल भर में, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव, कह रहे जिसमें से 400 घंटे वो खाली बैठा हुआ है, एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। तो सर यहां से दो बातों का जन्म होता है कि सर आइडल टाइम क्या है, और आइडल टाइम में सर नॉर्मल क्या है, और अगर नॉर्मल है तो क्या कुछ एबनॉर्मल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आइडल टाइम है तो क्या है, आइडल टाइम है जिसके अंदर हम उसको पैसा पे कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा। आइडल टाइम इज सिंपली मींस व्हेन द लेबर इज सिटिंग आइडल, बट एज एन एम्प्लॉयर वी बाउंड टू पे फॉर दैट टाइम, हम उस टाइम के लिए भी उसको पैसा पे कर रहे हैं, वो आइडल टाइम है। अब वो नॉर्मल आइडल टाइम भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। इसका मतलब मुझे यहाँ ट्रीटमेंट पढ़नी पड़ेगी कि नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या है और एबनॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या है। चलो कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स। एक्चुअल में हमें इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर इसी की बात करेगा, इफेक्टिवली आवरली कॉस्ट या फिर इफेक्टिवली पर यूनिट कॉस्ट, कि जो हम एक्स को पे कर रहे हैं 1 घंटे का कितना पैसा पे कर रहे हैं ये बता दो। तो कैसे पता चलेगा सर, सिंपल है, पहले तो आप सब कुछ जोड़ लो कितना पैसा उसको पे करना है। तो हमने लिखा सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिवली आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स पर मंथ और पर एनम। पर मंथ की बात करते हैं सर, पर मंथ में हमने क्या करा, पर मंथ उसको मिलते थे 10,000 रुपए, तो साल भर के कितने हो गए सर, साल भर के हो गए 1,20,000 रुपए, 10,000 ये हो गए सर 1,20,000 रुपए। डियरनेस अलाउंस कितना था सर, डियरनेस अलाउंस था 20%, तो ये हो गया 2,000, साल भर का हो गया 24,000। बोनस कितना था सर, बोनस था हमारा 10% ऑफ बेसिक एंड डीए, तो बेसिक हो गया 10 और ये 12,000 का कितना परसेंट था सर, 12,000 का 20% था, तो 1,200 हो गया महीने का, साल का हो गया 28,800। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद पीएफ जो उसने कहा था इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो 10% कहा था, ये 10 और 2 का यानी 12,000 का, तो 1,200 हो गया और इसका हो गया 14,400। ठीक है सर, ठीक है, आगे ये भी समझ आ गया, आगे बताइए, आगे आगे अगर मैं बताऊं तो ये हो गया हमारा इंप्लॉयर। फिर था अदर अलाउंस, अदर अलाउंस कितना बोला था उसने सर, अदर अलाउंस उसने बोला था, अदर अलाउंस उसने बोला था 10%,
अदर अलाउंस कितना, ये रहा 2500 रुपये महीना। ठीक है, ये तो सीधा 2500 रुपये महीना हो गया, साल भर का हो गया 30,000 रुपये। ठीक है सर, ये हो गया टोटल आ गया 18,100 और ये हो गया 2,17,200, 2,17,200। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, मुझे 1 घंटे की बात करनी है। अब मुझे बताओ कितने घंटे काम करे उसने। सर उसने काम करे कुल मिला के 2400 घंटे। कितने घंटे काम करे, पूरे साल भर में 2400 घंटे काम करे। लेकिन क्या मैं पूरे 2400 लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि इस 2400 में से 400 तो क्या हो गए सर, 400 उसके आइडल टाइम है। लेकिन ये कौन से आइडल टाइम है, ये नॉर्मल आइडल टाइम है। कौन से आइडल टाइम, नॉर्मल। तो नॉर्मल आइडल टाइम को हम टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो ये क्या आ गया 2000। तो ये 2000 क्या आया, ये आया सर इफेक्टिव नॉर्मल आवर्स, या मैं कहूं इफेक्टिव आवर्स, नॉर्मल तो नहीं कहूंगा, इफेक्टिव आवर्स। तो ये कितना हो गया 2000। तो 2,17,200 डिवाइडेड बाय 2000, तो 1 घंटे का कितना आ गया सर, 1 घंटे का आ गया 108 रुपए 60 पैसे। तो यानी कि हमें क्या पता चला सर, हमें यह पता चला कि जब हम लेबर की कॉस्ट निकालते हैं, लेबर की कॉस्ट निकालते हैं सर, हमें यह पता चला कि जब हम लेबर कॉस्ट पर आवर निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं सर, हम लिखते हैं टोटल पेमेंट टू लेबर, या टोटल वेजेस जो हमने पे करे। और डिवाइड किससे करते हैं सर, यहां डिवाइड करते हैं इफेक्टिव आवर्स। किससे डिवाइड करते हैं, इफेक्टिव आवर्स या वर्किंग आवर्स। अब ये इफेक्टिव आवर्स कैसे निकलते हैं, इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे आगे। मुझे बताओ ये बात समझ आई। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ वेजेस, employee cost will always be calculated on the basis of effective working hours। हमेशा effective working hours पे निकलेगा। और effective working hours कैसे निकलते हैं सर, टोटल वर्किंग आवर्स जो जितने भी हैं, टोटल वर्किंग आवर्स जो भी हैं उसमें से हम नॉर्मल आइडल टाइम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी इफेक्टिव आवर्स कैसे निकलते हैं सर, ये निकलते हैं टोटल पेमेंट आवर्स। इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं सर, माइनस कर देते हैं इसमें से नॉर्मल आइडल टाइम। सर ये नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, देखो ये आ जाएगा मेरा इफेक्टिव। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब है जहां पे इंप्लॉय खाली बैठेगा, और ये नॉर्मली होगा ही होगा, दैट इज बाउंड टू हैपन। जैसे कि सर वो चाय पिएगा, तो चाय पिएगा तो 5 मिनट 10 मिनट लगाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही वो खाना खाएगा, खाना खाएगा तो आधा घंटा लगाएगा। फिर जब वो अपना कार्ड पंच करेगा, और कार्ड पंच करने के बाद उसकी उसी टाइम अटेंडेंस लग जाएगी। अब अटेंडेंस लग गई, लेट सपोज बिल्कुल शार्प 9 बजे। अब वो अटेंडेंस लगने से लेके फैक्ट्री के फ्लोर पे जाएगा, फिर वहां पे अपनी डेस्क पे बैठेगा या अपनी मशीन पे बैठेगा, उसको थोड़ा साफ करेगा, थोड़ी पूजा पाठ करेगा, उसमें भी 4 मिनट 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये जो छोटा छोटा टाइम होता है जो होना ही है, लंच टाइम दिया उसको हमने, टी टाइम दिया, थोड़ा सा वो बीड़ी भी पिएगा, ये सब जो टाइम होता है ये नॉर्मल है, ये होना ही होना है। तो ये मेरा अफेक्टिव आवर्स का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सिंपल बात है सर, इस टाइम पे वो काम नहीं कर रहा है और खाली बैठा है। बात समझो, इस टाइम पे वो काम नहीं कर रहा और खाली बैठा है, तो वो मेरा इफेक्टिव आवर या इफेक्टिव वर्किंग आवर का पार्ट नहीं बनेगा। यानी नॉर्मल आइडल आवर्स की ट्रीटमेंट क्या होती है सर, नॉर्मल आइडल आवर्स की सिंपल ट्रीटमेंट है, जितने घंटे के आपने पैसे पे करे उसमें से नॉर्मल आइडल टाइम को आप माइनस कर दोगे, ताकि क्या निकाल पाओ कि लेबर को पर आवर कितना पैसा पे कर रहे हो। ठीक है सर, बात समझ आ गई है, आ गई ना, हाँ सर। चलिए जी, आओ दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है सर, ये है हमारा कि आइडल टाइम क्या होता है सर, व्हाट इज आइडल टाइम, और उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो आइडल टाइम क्या है सर, आइडल टाइम सिंपल मतलब है द टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट, जहां पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, वर्कर खाली बैठा है लेकिन आर पेड, उसको पैसा पे किया जा रहा है, ये होता है मेरा आइडल टाइम। क्या होता है मेरा ये आइडल टाइम, ठीक है। ठीक है सर, बात समझ आ गई है। अब आइडल टाइम सर दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है सर वो नॉर्मल, और दूसरा हो सकता है वो एबनॉर्मल। क्या हो सकता है, एक नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है सर,
नॉर्मल पढ़ते हैं, इट इज। आओ जरा, नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? कह रहा है इट इज द टाइम, कह रहा है ये वो टाइम है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, कह रहे हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो होना ही होना है, और रिड्यूस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस दैट इज बाउंड टू हैपन। जैसे नॉर्मल मटेरियल लॉस था, वैसे ये नॉर्मल लेबर का लॉस है मेरा। पढ़ते जरा हिंदी में क्या लिखा है? एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा फिर भी उस टाइम के पैसे मिलेंगे, नॉर्मल कंडीशन है। एग्जांपल, टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क, नॉर्मल रेस्ट टाइम दिया जाएगा फॉर मशीन, मशीन को भी रेस्ट टाइम दिया जाता है। टी ब्रेक, लंच ब्रेक, ये सारे मेरे क्या होते हैं सर? नॉर्मल आइडल टाइम। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है सर? आइडल टाइम तो वो है जहां पे वर्कर खाली बैठा है लेकिन पैसे दे रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल होगा हमारी गलती की वजह से लेबर खाली बैठा है और उसको पैसा हमें पे करना है। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है सर, आइडल टाइम में ऑल्सो अराइज ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर्स, कुछ एबनॉर्मल फैक्टर से भी ये हो सकता है सर। कैसे? लाइक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे कि एम्प्लॉय तो काम करना चाहता है लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। जैसे कि सर क्या हुआ, इसका एग्जांपल अगर हम दे तो पावर फेलियर हो गया, मशीन पे बैठा एम्प्लॉय और लाइट चली गई और हमने जनरेटर का प्रोविजन रखा ही नहीं। अब लेबर क्या कह रहा है कि देखो भैया मैं तो बैठा हूं आके, मैं तो टाइम के हिसाब से 8 घंटे के अपने पैसे ले लूंगा, आपकी लाइट चली गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। मशीन ब्रेक डाउन हो गया, लॉकआउट हो गए, ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम दो तरीके से हो सकता है, एक तो कंट्रोल करा जा सकता है और दूसरा अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कौन से होते हैं सर? दिस रेफर टू दैट टाइम विच कुड हैव बीन पुट टू प्रोडक्शन यूज हैड द मैनेजमेंट बी मोर अलर्ट एंड एफिशिएंट। मतलब कह रहा है कि हम कंट्रोल कर सकते थे अगर हमारा मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट होता। मतलब क्या सर? मतलब सिंपल है, ये हमारी मशीन थी, जैसे ही एम्प्लॉय मशीन पे बैठा लाइट चली गई और हमने सर जनरेटर नहीं रखा हुआ था। अगर हमारा मैनेजमेंट, अगर हमारा मैनेजर जो था, मैनेजमेंट जो था वो एफिशिएंट होता तो जैसे ही लाइट जाती जनरेटर चालू हो जाता, जिस वजह से एम्प्लॉय खाली नहीं बैठता और उसको खाली बैठने के पैसे हम जो नहीं देते, मतलब काम करता रहता वो, ठीक है। तो ये कंट्रोलेबल कंडीशन है। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा अनकंट्रोलेबल कंडीशन है, जैसे कि मशीन ब्रेक डाउन हो गई सर, मशीन ही खराब हो गई है, अब इसको ठीक होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, इंजीनियर को बुलाया गया है, तो भैया इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि क्या कहते हैं, फ्लड आ जाना, भाई बारिश आ गई एकदम से, छत टपकने लग गई, मशीन में पानी चला गया, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। तो दिस रेफर टू द टाइम लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल causes while management does not have any control, which management has does not control, जिसका मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब आता है इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कि आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सर नॉर्मल का तो हमने पढ़ लिया, अब एबनॉर्मल का भी समझना है, समझो जरा मेरी बात। कह रहा है नॉर्मल में दिस टाइम विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम टोटल टाइम टू गेट इफेक्टिव वर्किंग टाइम। हमने अभी आपको बताया कि इफेक्टिव वर्किंग टाइम निकालने के लिए जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो माइनस कर देंगे। दिस इफेक्टिव टाइम विल बी यूज टू कैलकुलेट इफेक्टिव वेज रेट, और इसी पे ही हम क्या निकालते हैं? इफेक्टिव वेज रेट निकालते हैं। अब एबनॉर्मल में क्या करना है? एबनॉर्मल को याद रखना, माइनस नहीं करना है। एबनॉर्मल आइडल टाइम को हम जो टोटल टाइम है उसमें से माइनस नहीं करेंगे, नॉट टू बी रिड्यूस्ड, नॉट टू बी, हाँ, नॉट टू बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट और फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, यानी इसको इग्नोर कर देंगे, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स में इसको माइनस नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर? ये हमारी गलती की वजह से है, इसका बर्डन हम उस पे कस्टमर पे नहीं डाल सकते। यानी इतना समझ आ गया सर, एबनॉर्मल मटेरियल अगर होता है तो उसका भी बर्डन कस्टमर पे नहीं डालते। एबनॉर्मल का लेबर आइडल टाइम है तो उसका बर्डन भी कस्टमर पे नहीं डालते। तो करते क्या है सर इसका? दिस विल बी शोन एज सेपरेटली, इसको कॉस्टिंग पीएनएल में दिखाएंगे, ये हमारा लॉस है। और एबनॉर्मल आइडल टाइम कैसे निकलता है सर? बड़ा सिंपल है, टोटल जितने घंटे काम करा, नॉर्मल आइडल टाइम माइनस एक्चुअल आइडल टाइम, ठीक है, एक्चुअल टाइम, सॉरी नॉर्मल, एक मिनट दोबारा बताता हूं मैं। एबनॉर्मल आइडल टाइम कैसे निकलता है? टोटल घंटे कितने थे? लेट्स सपोज टोटल 100 घंटे थे,
नॉर्मल आइडल टाइम 10 घंटे हुए, यानी कितने घंटे में काम हो जाना चाहिए था सर? 90 घंटे में काम हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 85 आवर्स लगे। तो बाकी 5 आवर्स क्या है सर? अगर मेरे 10 आवर तो नॉर्मल आइडल है, तो बाकी 5 आवर क्या है? एबनॉर्मल आइडल टाइम है। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। कह रहा है इन अ फैक्ट्री, अब वर्क इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 डेज इन अ वीक, कितने दिन काम होते हैं सर? 6 दिन काम होते हैं, और 6 दिन काम होता है सर एक हफ्ते में। फिर कह रहा है एंड 8 आवर्स ईच, और ये कह रहा है कि एक दिन में कितने घंटे काम होते हैं सर? एक दिन में कह रहा है 8 घंटे काम होते हैं। अब वर्कर इज पेड एट अ रेट ऑफ 100 पर डे, कह रहा है वर्कर को हम 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट करते हैं, प्लस बेसिक 100 डे बेसिक प्लस डीए, उसके साथ साथ डीए भी पे करते हैं 120% बेसिक का, यानी कि 120 रुपए तो उसको क्या मिल जाता है? डीए मिल जाता है। कह रहा है उसको हमने अलाउ कर रखा है कि 30 मिनट का ऑफ ले सकता है ड्यूरिंग आवर शिफ्ट, लंच करने के लिए 30 मिनट का टाइम दे रखा है, फॉर मील ब्रेक एंड 10 मिनट्स रेफर्स फॉर रेस्ट, ठीक है, और 10 मिनट की रिसर्च देते हैं रेस्ट के लिए, यानी कुल मिला के उसको हम 40 मिनट का टाइम देते हैं कि भैया 40 मिनट आप खाना खा लो, चाय वाय पी लो। तो ये टाइम जो हम उसको देंगे ही देना है, ये क्या है मेरा? नॉर्मल आइडल टाइम ड्यूरिंग अ वीक। हिज कार्ड शो, जब उसका कार्ड देखा तो पता चला उसने जॉब एक्स जॉब वाई पे काम करा, जॉब जेड पे काम करा। जॉब एक्स पे काम करा 15 घंटे, जॉब वाई पे काम करा 12 घंटे, जॉब जेड पे काम करा 13 घंटे। द टाइम नॉट बुक वॉज वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब, कह रहे हैं कि जो टाइम हमारा बुक नहीं हुआ वो वेस्ट हो गया वेटिंग फॉर अ जॉब, यानी कि एम्प्लॉय खाली बैठा रहा और हम उसको काम नहीं दे पाए। तो ये क्या है सर? ये है एबनॉर्मल आइडल टाइम, हमारी गलती की वजह से है। तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर नेक्स्ट वीक, यानी कि हम उसको जो वेजेस पे करे वो सर, एक तो हमने उसको प्रोडक्शन के पे करे, दूसरा नॉर्मल आइडल टाइम के भी पैसे दे रहे हैं, यानी जब तक वो काम कर रहा है तब तक के पैसे, जब वो नॉर्मली खाली बैठा है उसके भी हम उसको पैसे देते हैं क्योंकि वो बैठेगा ही बैठेगा। फिर वो एबनॉर्मली खाली बैठा है उसके भी उसको पैसे दे रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन के पैसे हैं तो वो तो सर मेरे वेजेस का पार्ट है, जो नॉर्मल आइडल टाइम के पैसे हैं वो भी सर वेजेस का पार्ट है, लेकिन जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है वो जाता है सर कॉस्टिंग पीएनएल में। तो मुझे ऐसे करके बताना है। तो ये प्रोडक्शन और ये नॉर्मल, ये तो सर एक ही हो गए। एबनॉर्मल आइडल टाइम के पैसे अलग हो गए, बस ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, देखो आओ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि भैया एक हफ्ते काम होता है, एक हफ्ते में कितने दिन है? 6 घंटे। एक दिन में कितने? 8 घंटे। तो 8 6 कितने हो गए सर? 48, 48 आवर्स पर डे। अब वेजेस दे रहे हैं उसको हम 100 रुपए पर डे, 120% डीए है। नॉर्मल आइडल टाइम कितना बताया सर? खाना खाने के लिए 30 मिनट और रिसेस के लिए 10 मिनट, टोटल 40 मिनट। कितनी जॉब करी उसने सर? उसने जो जॉब करी एक हफ्ते में करी ना, ड्यूरिंग वीक, हाँ एक हफ्ते का बता रहा है। कह रहा है एक हफ्ते में उसने जॉब करा एक्स पे 15 घंटे, वाई पे 12 घंटे, जेड पे 13 घंटे, यानी कुल मिला के कितने घंटे हो गए सर? 40 घंटे। अब जरा देखो, अगर उसने 40 घंटे काम करे छह दिन में, 6 दिन में और 8 घंटे होते हैं, यानी एक हफ्ते में 6 दिन काम हो रहा है और 8 घंटे, यानी कुल मिला के कितने घंटे होने चाहिए थे सर? 48 घंटे का काम होना चाहिए था, लेकिन काम कितने का हुआ? 40। यानी इसमें से एक तो सर नॉर्मल आइडल टाइम निकलेगा, एक निकलेगा प्रोडक्शन वाला, और एक निकलेगा एबनॉर्मल। इन दोनों के तो मैं वेजेस में काउंट करूंगा और इसको कहां लेके जाऊंगा? कॉस्टिंग पीएनएल में। बस ये निकालना है और कुछ नहीं है। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, देखो। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कैसे निकलता है? जितने टोटल वर्किंग आवर्स हमने उसको दिए, उसमें से जो मेरे नॉर्मल आइडल टाइम है वो मैं माइनस कर दूंगा। तो बताओ कितने दिन दिए सर? 6 दिन दिए 8 घंटे के हिसाब से, तो एक हफ्ते में 48 घंटे हमने उसको दिए। उसने कितने नॉर्मल आइडल टाइम थे सर? नॉर्मल आइडल टाइम था 40 मिनट। नॉर्मल आइडल टाइम था कितना? 40 मिनट। पर ये 40 मिनट कितने टाइम का था? एक दिन का 40 मिनट। तो अगर एक दिन में 40 मिनट है तो 6 दिन में कितने हो गए सर? 6 दिन में हो गए 240। पर क्या मैं यहां मिनट्स में लिख रहा हूं? नहीं, यहां तो मैं आवर्स में लिख रहा हूं। तो आवर्स कैसे निकले?
सर 40 मिनट इंटू 6 240, और आवर्स में बनाने के लिए 60 मिनट से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया सर 4 घंटे। कितना आ गया? 4 घंटे। तो 48 घंटे का अगर टोटल टाइम है, अगर 48 घंटे का टोटल टाइम है, जिसमें से जिसमें से 4 घंटे तो क्या हो गए सर? नॉर्मल वाले। तो प्रोडक्शन पे काम कितना हुआ सर? प्रोडक्शन पे जो काम हुआ मेरा वो हुआ होगा 44 आवर्स का, लेकिन अभी पता नहीं है क्योंकि अभी एबनॉर्मल वाला नहीं पता। लेकिन ये पता चल गया कि 48 में से 4 गए तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने निकले? 44। ठीक है, और यही मुझे चाहिए होता है किसके लिए सर? ये मुझे चाहिए होता है अपना उसके लिए, लेबर पर आवर निकालने के लिए। अब इतने घंटे में काम हो जाना चाहिए था 44 घंटे में, लेकिन जब मैंने उसकी जॉब्स कैलकुलेट करी तो कितना टाइम हुआ? 40 घंटे। तो इसका मतलब सर उसको जो काम करना चाहिए था इफेक्टिवली, वो कितना काम करना चाहिए था? वो करना चाहिए था सर 40 घंटे। लेकिन उसने कितने घंटे काम करा? सॉरी, उसको काम करना चाहिए था 44 आवर्स, पर उसने काम कितना करा एक्चुअल में? 40 आवर्स। तो बाकी 4 घंटे वो खाली बैठा रहा, और क्वेश्चन में उसने ये लिखा कि जो खाली बैठा रहा हम उसको काम नहीं दे पाए। दैट मीन्स ये 4 घंटे क्या है? एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्या है ये? एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो ये मिल गया मुझे एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं सिंपल कि सर देखो 48 घंटे हैं, अगर 48 आवर्स हैं तो 48 आवर्स में से जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो है 4 घंटे का, एबनॉर्मल आइडल टाइम है 4 घंटे का। तो अफेक्टिवली काम कितना करा उसने? 40 घंटे। लेकिन मैं इन दोनों को लेता हूं, नॉर्मल वाले को और प्रोडक्शन वाले, इन दोनों को लेता हूं 44 आवर्स, दोनों को लेता हूं क्या निकालने के लिए? इफेक्टिव आइडल आवर्स निकालने के लिए। ठीक है, और ये जो 4 घंटे के पैसे उसको हमने दिए, ये 4 घंटे के पैसे कहां जाएंगे? ये जाएंगे सर कॉस्टिंग के पीएनएल में। और ये 44 घंटे के पैसे कहां जाएंगे? ये जाएंगे हमारे वेजेस में। कैसे निकलेगा सर? बड़ा सिंपल है, देखो बेसिक कैलकुलेशन अगर हम करें इसकी वेजेस की, तो हम 100 रुपए देते हैं पर डे। 6 घंटे के हो गए सर 600 रुपए, 6 दिन के हो गए 600 रुपए। डीए 120% है, तो 600 का 120% हो गया सर 720। तो एक हफ्ते में उसको 1320 रुपए हम दे रहे हैं। अब इफेक्टिवली आवर टाइम निकालू तो 1320 डिवाइड बाय 44, यानी 1 घंटे के कितने पैसे हो गए? 30 रुपए। 1 घंटे के कितने हो गए? 30 रुपए। जॉब एक्स पे उसने 15 घंटे काम करा, 30 रुपए के हिसाब से हो गए सर 450। जॉब वाई पे उसने 12 घंटे काम करा, 30 रुपए के हिसाब से हो गए सर 360। जॉब जेड पे 13 घंटे काम करा, 30 रुपए के हिसाब से हो गए 390। कुल मिला के कितने हो गए सर? 1200 रुपए। कितने हो गए? 1200। बाकी जो वो खाली बैठा रहा, बाकी जो वो खाली बैठा रहा, कितने घंटे खाली बैठा रहा सर? 4 घंटे खाली बैठा रहा, 30 रुपए के हिसाब से पैसे दिए, कितने हो गए? 120। ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है, कहां जाएगा? चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल। कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल। और इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1320। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी सर, हमें निपटाना है क्योंकि हमें बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आने हैं सर। आओ। कह रहा कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब। यानी कि भाई दो एम्प्लॉय हैं हमारे, अर्निंग जिसकी है ए, मतलब दो एम्प्लॉय हैं ए और बी, उन्होंने 3 जॉब करी है एक्स वाई जेड। तो भाई ए की जो पैसे पे करे हैं वो एक्स पे कितना है, वाई पे कितना है, जेड पे कितना है, और सेम बी के लिए ये हमें क्या करना है? एलोकेट करना है। ए को सर बेसिक वेजेस मिलते हैं 10,000, बी को मिलते हैं 16,000। ठीक है, और ये मंथली है, इसने पहले ही बता दिया। डियरनेस अलाउंस मिलता है 50%, 50%। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड है सर 8-8%। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई भी 2-2% है। और ओवर टाइम आवर सर बी को कोई ओवर टाइम नहीं मिला क्योंकि उसने करा नहीं होगा। ए को ओवर टाइम मिल रहा है कितना? 10%। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200। कह रहा महीने में 200 घंटे स्टैंडर्ड बनाए, इतना काम करना चाहिए। ओवर टाइम इज पेड एट अ डबल। कह रहा ओवर टाइम दुगना दिया जाएगा द अमाउंट ऑफ नॉर्मल वेजेस। तो नॉर्मल वेजेस 10,000 रुपए है महीना। ठीक है, कितने घंटे के लिए सर? ये है कितने घंटे के लिए? 200 घंटे के लिए। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए कितने हो गए सर? 1 घंटे के लिए हो गए 50 रुपए। तो अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसको 100 रुपए पर घंटा दिया जाएगा। कह रहा है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फॉर
फंड आर इक्वल रेट्स विद एम्प्लॉय, कह रहे हैं कि जितना एम्प्लॉय पैसा डाल रहा है ना उतना एम्प्लॉयर भी डालेगा। तो एक तो सर इस फंड में एक तो एम्प्लॉय ने डाला, वो तो वेजेस का पार्ट है ही, जो एम्प्लॉयर डालेगा वो भी वेजेस का पार्ट बन जाएगा। तो इसने ऊपर ना देके उसको नीचे लिख दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर कह रहा है फंड आर इक्वल टू द रेट, ठीक है जितना है। फिर कह रहा है द टू वर्कर वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब्स एक्स वाई जेड, कह रहा है एक्स पे काम करा 40-50, वाई पे काम वाई ने ए ने काम करा एक्स पे 40, वाई पे 30, जेड पे 30। बी ने काम करा एक्स पे 50, वाई पे 20 और जेड पे 20। ओवर टाइम वर डन ऑन जॉब वाई, यानी कह रहा है जो ओवर टाइम था ना यहाँ 10 घंटे का जो ए ने करा, देखो वो सिर्फ किस पे है, वाई पे। फिर कह रहा है बस कुछ नहीं है, बस हमें निकाल देना है और क्या है। तो सबसे पहले भाई मुझे 1 घंटे का इफेक्टिव आवर निकालना पड़ेगा, फिर भाई इससे मैं बता दूंगा कितने कितने घंटे पे उसने कहां कहां काम करा। चलो कैसे करना है इसको, देखो बड़ा सिंपल है। आओ जरा क्वेश्चन को कंप्लीट करें। देखो मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स। मुझे करना क्या है सर, मुझे करना है कि ए बी ने कितना पैसा कमाया, फिर उसको जॉब एक्स वाई जेड में बांट देना है, इतना काम करना है। अब मुझे बताओ एक महीने में ए की बेसिक सैलरी कितनी है सर, 10,000, और वहीं बी की सैलरी कितनी है, 16,000। ए का डीए कितना है सर, ए का डीए है 50%, 5,000, और बी का हो गया 50%, 8,000। फिर कह रहा है कि जो इंप्लॉयर का प्रोविडेंट फंड था, याद रखना उसने लिखा था कि इंप्लॉयर जो पैसा डालेगा ईएसआई और पीएफ में वो उतना ही डालेगा जितना इंप्लॉय का है। अब जरा देखो इंप्लॉय का कितना था सर, 8 और 2, तो इसमें भी कितना आएगा सर, 8 और 2। तो यहां पे आ जाएगा सर, यहां पे आ जाएगा 8%, 800, और यहां पे आ जाएगा 1280। ठीक है, किस चीज का, 8% ऑफ बेसिक, सिर्फ बेसिक का, और यहां पे 2% सिर्फ बेसिक का। तो बेसिक का लेना है, यानी 10,000 का 8% 800, और 16,000 का 8% हो गया 1280। फिर इंप्लॉयर का, इंप्लॉय का नहीं, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किसमें, ईएसआई में 2%, 10,000 का 2% और 16,000 का 2%। सर आपने इंप्लॉयर का तो ले लिया, पर इंप्लॉय का क्यों नहीं लिया। भाई जो फंड में पैसा जा रहा है, जो फंड में पैसा जा रहा है, एक तो एम्प्लॉय भी दे रहा है और साथ में एम्प्लॉयर भी दे रहा है। तो सर एम्प्लॉयर का तो आपने जोड़ दिया यहाँ पे, एम्प्लॉय का क्यों नहीं जोड़ा। वो इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि एम्प्लॉय का जो फंड में पैसा होता है, जो फंड में पैसा जाएगा एम्प्लॉय का, वो बेसिक में से ही कटकर जाता है। तो इसका मतलब ये पहले से ही बेसिक में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ए कितना कमाएगा सर, 16,000 रुपए, और बी कितने कमाएगा, 25,600। अब ये नॉर्मली कितने घंटे काम करते हैं सर, ये काम करता है 200 घंटे, और ये भी काम करता है 200 घंटे। क्यों, क्योंकि सर एक हफ्ते में 200 घंटे की बात हुई। तो ग्रॉस वेजेस कितने हो गए पर आवर, 1 घंटे में कितने कमाता है सर, ये 80 रुपए। ये 1 घंटे में कितने कमाता है, 128 रुपए। कितने कमाता है, 128 रुपए। ठीक है, चलो तो ये तो इतने पैसे इनको मिलने चाहिए, लेकिन क्या इतने पैसे इन्होंने कमाए, नहीं सर, इसने ओवर टाइम भी करा है। इसने क्या करा है, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम किस पे करा है, सिर्फ वाई पे। और किसने ओवर टाइम करा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स ने। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है भाई। एक्स वाई जेड पे सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए ने कुल मिला के पैसे कितने कमाए सर, 16,000 रुपए कमाए। ए ने 16,000 रुपए कमाए, और ए ने 10 घंटे ओवर टाइम कहां करा, 10 घंटे ओवर टाइम करा वाई में। तो ओवर टाइम की बात अलग करते हैं। सबसे पहले तो जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। जो 16,000 उसने कमाए उसको मैं किस रेशो में बांट दूंगा, इसकी रेशो में, 4, 3 और 3 की रेशो में बांट दूंगा। देखो मैंने ये करा, जो 16,000 रुपए इसने कमाए इसको मैंने बांट दिया 4, 3, 3 की रेशो में। तो एक्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, 6,400, वाई पे चार्ज हो जाएगा 4,800, और जेड पे चार्ज हो जाएगा 4,800। ऐसे ही बी की बात करते हैं। बी ने सर कुल मिला के कितने पैसे कमाए, सर बी ने कुल मिला के पैसे कमाए कितने, ये रहे 25,600। तो 25,600 में से मतलब इसकी रेशियो हो गई 5, 3, 2। 25,600 का 5, 3, 2 करूंगा तो 12,800, 5,120 और 7,680। ये तो इनके नॉर्मल हो गए। अब हम बात करते हैं सर एक्स की, ए की, जिसने एक्स पे कितने घंटे काम करा, 10 घंटे एक्स्ट्रा काम करा, जिसपे उसको ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम कितना मिलेगा, देखो उसने क्वेश्चन में बताया था, कह रहा है कि 10 घंटे है, और कह रहा था वर्कर आर पेड, दुगना कहा था उसने, डबल द टोटल अमाउंट ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए। कह रहा है जो मेरा नॉर्मल वेजेस और डीए उसका डबल। तो बताओ नॉर्मल वेजेस कितने हैं, 10,000, और डीए कितना है, 50%। तो इसका मतलब हो गया सर 15,000 रुपए कितने
घंटे के 200 घंटे के 15,000 रुपए 200 घंटे के, तो एक घंटे के कितने हो गए, एक घंटे के कितने हो गए सर, एक घंटे के हो गए सर 750 रुपए, एक घंटे के हो गए सर 75। ठीक है, तो इसका दुगना मिलेगा, इसका 2 टाइम्स, यानी कितने हो गए सर 150 पर आवर। और कितने घंटे काम करे उसने सर, उसने 10 घंटे एक्स्ट्रा काम करे, तो कितने हो गए सर, 10 घंटे एक्स्ट्रा काम करे तो हो गए 1500 रुपए, कितने हो गए 1500। और ये 1500 सिर्फ और सिर्फ कहां हुए, ये 1500 सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिए करा उसने, किसके लिए करा, एक्स के लिए, तो ये आ गया 1500 रुपए। तो ऐसे करके मैंने इनकी अलग अलग क्या निकाल दी, कॉस्ट निकाल दी। मुझे बताओ बात समझ आई या नहीं आई। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, एक्स ने 200 घंटे काम करे, देखो बात समझो, एक्स ने जो काम करे ना वो उसने करा 200 घंटे जो नॉर्मल है, 10 घंटे एक्स्ट्रा जो एक्स ने काम करा ना, ठीक है, एक्स ने सॉरी ए ने जो 10 घंटे एक्स्ट्रा जो काम करा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करा, वो करा उसने एक्स वाली जॉब के लिए। 200 घंटे के हिसाब से उसको जो पैसा मिलता है वो मिलता है 80 रुपए पर आवर। तो 200 घंटे के कितने हो गए सर, 200 घंटे के हो गए 16,000। ये 16,000 एक्स वाई जेड में जितने टाइम उसने दिया उस प्रोपोर्शन में हमने क्या कर दिया, बांट दिया, सिंपल है। उस प्रोपोर्शन में हमने क्या करा, बांट दिया। फिर हमने उसको अलग से बुला के 10 घंटे काम कराया। तो जब मैंने अलग से बुला के उसको 10 घंटे काम कराया तो मैंने कहा जितना आपको डीए और बोनस, बेसिक और डीए जो मिलता था, बेसिक कितना मिलता था सर 10,000, डीए कितना मिलता था सर 5,000, कितना हो गया टोटल सर 15,000। ये कितने घंटे के लिए, 200 घंटे के लिए, तो एक घंटे का कितना हो गया सर 75। कह रहा है एक घंटे का 75 होता है आपका डीए और बेसिक। हम आपको डबल देंगे, डबल मतलब कितना देंगे, इसका दुगना, यानी 150 रुपए एक घंटे का देंगे। तो कितने घंटे काम करे उसने सर, उसने काम करा 10 घंटे, तो 10 घंटे के हिसाब से ओवर टाइम कितना हो गया 1500। और ये 1500 सिर्फ कौन सी जॉब के लिए हुआ, एक्स के लिए। तो ऐसे करके क्या निकल गया ये इनका, हाँ ये इनका निकल गया हमारा जो भी जॉब के लिए पैसे चार्ज हमने करे। ठीक है, चल हाँ, ओवर टाइम वेजेस जो हम पे करते हैं वो कैसे पे करते हैं, एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1949 सेक्शन 59 में लिखा हुआ है कि भाई वर्कर जो है 9 घंटे तक काम करवा सकते हो उससे, या फिर 48 आवर्स अ वीक, या तो एक दिन में 9 घंटे या 40 आवर्स अ वीक। ठीक है, इससे ऊपर अगर जाएगा, जैसे कि एक दिन में अगर बात करें तो एक दिन में 9 घंटे, इससे ऊपर गया तो बोनस, मतलब ओवर टाइम, बोनस ही सॉरी ओवर टाइम। या हम पूरे वीक की बात करते हैं, पूरे वीक में 48 आवर्स से ऊपर गया तो बाकी ऊपर का टाइम ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो एनी आवर्स वर्क अबव दिस विल बी ट्रीटेड एज ओवर टाइम, उसको ओवर टाइम कहेंगे। एंड डबल ऑफ द बेसिक पे, मैंने शायद 1.5 टाइम्स कहा था, शायद मैंने गलत कहा, 1.5 नहीं 2 टाइम्स दिया जाएगा। जितना बेसिक और डीए है उसका दुगना दिया जाएगा। ये कहां लिखा है सर, ये सेक्शन 59 में लिखा है, फैक्ट्री एक्ट 1949 में। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड, यानी उसका जॉब कार्ड देखा तो पता चला, फॉर रिपेयर ऑफ द कस्टमर इक्विपमेंट दैट अ टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन एज बिलो। कह रहा है कि 154 लेबर आवर्स लगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया उसने जो काम करा, वर्कर ए पेड 200 पर डे एट 8 आवर्स, यानी कि कह रहा है कि 200 पर डे के हिसाब से देते हैं और एक दिन में 8 घंटे काम होता है। वर्कर बी जो है उसको हम 100 रुपए एक दिन के देते हैं, 8 रुपए पर 8 घंटे काम होता है। और वर्कर सी जो है उसको हम 300 रुपए देते हैं 8 घंटे के, यानी एक दिन में हर कोई 8 घंटे काम करता है। ए को 200 रुपए देते हैं, बी को 100 रुपए देते हैं और सी को 300। सर ऐसा भेदभाव क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये सर स्किल्ड वर्कर होगा, ये वाला जो है जिसको 200 मिल रहे हैं वो सेमी स्किल्ड होगा, और ये वाला जिसको 100 मिल रहे हैं ये अनस्किल्ड होगा, इसलिए इनके वेजेस में भेदभाव है। ठीक है, ठीक है सर। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मंडे को जो काम करा वो 10.5 घंटे, और यहाँ 8 घंटे, यहाँ 10.5 घंटे। ट्यूसडे को काम करा 8 8 8, वेडनेसडे को 10.5 8 10.5, ऐसे करके इसने काम करा। फिर कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिलिएशन द वर्कर आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। यानी गवर्नमेंट हर साल एक इंडेक्स निकालती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो कि इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कह रहा है जो हम उसको महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस देंगे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से देंगे, रिलेटिंग टू
ईच मंथ विच वर्कआउट एट 968। कह रहा है कि हर महीने हम उसको ऐसे देते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकला हमारा 968 रुपए फॉर द रिलेवेंट मंथ। द डियरनेस अलाउंस इज पेबल टू ऑल द वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेजेस, यानी कि जो हम उसको डीए देंगे 968 968 का, ये हम सबको देंगे, चाहे उसका कितनी भी वेज रेट हो, यानी स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम ये सबको देंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन वीकडेज। सैटरडे संडे विल बी वीकली हॉलीडे, यानी कि हफ्ते में 5 दिन काम होगा, सैटरडे संडे छुट्टी है। हाउएवर वर्कर में वर्क ऑन सैटरडे ड्यू टू एक्सीजेंसी ऑफ वर्क फॉर 4 आवर्स। कह रहा है कि वैसे तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन अगर काम हमें करवाना है, एक्सीजेंसी है, अर्जेंसी है, तो हम उसको सैटरडे को भी बुला लेते हैं और वो 4 घंटे वहां पे काम करेगा। दो फुल पेमेंट ऑफ 8 आवर्स विल बी मेड विद नो अदर पेमेंट। कह रहा है वो 4 घंटे काम करेगा, लेकिन उसको हम पेमेंट कितने घंटे की करेंगे? 8 घंटे की। मतलब सिंपल कहने का मतलब है ये 4 घंटे ओवर टाइम हो गया और इसके अंदर हम दुगना उसको देंगे, क्योंकि 8 घंटे के हिसाब से पैसे दे रहे हो ना भाई, सिंपल बात है। 4 घंटे काम करा के 8 घंटे के हिसाब से दे रहे हो, तो यही हो गया कि भैया आप उसको 4 घंटे में 8 घंटे का पैसा दे रहे हो, मतलब 4 घंटे का दुगना दे रहे हो। यही तो बात है। हाँ सर, तो मतलब ये ओवर टाइम हो गया, सीधा सीधा 4 घंटे ओवर टाइम है। ठीक है, कह रहे हैं हम उसको 8 घंटे के पैसे देंगे, उसके अलावा कोई और पैसे नहीं मिलेंगे। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस द ऑर्डिनरी वेजेस। ठीक है, दुगना हम देंगे, ये हमने लिख दिया। इफ अ वर्कर वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे, कह रहा है 9 घंटे से ज्यादा अगर वो काम करता है एक दिन में, और कह रहा था टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कआउट टू बी, सॉरी एक्सक्लूडिंग हॉलीडे रहेगा, एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, द नंबर टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कआउट टू बी 176 इन द रिलेवेंट मंथ। कह रहा है हमें पता चला 176 घंटे काम हुआ। द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड्स। कह रहा है इसको हम ओवरहेड्स में डाल देंगे। सर इसका क्या मतलब है, अभी देखते हैं। कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर। कह रहा है जितने वर्कर को, कौन से वर्कर हैं, ये 3 वर्कर हैं, इनको जो जो वेजेस पे करें। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मेनली आपका ओवर टाइम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ओवर टाइम के बेस पे। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि ओवर टाइम कितना हुआ। ओवर टाइम कितना है? कह रहा है 9 घंटे से ऊपर ओवर टाइम है। तो पहले तो मैं ये निकालूंगा कितने कितने घंटे इन्होंने काम करे। आओ जरा मेरे साथ साथ आइए गाइस, यहां देखिए दोस्तों, देखो भाई, देखो देखो, यहां देखो, यहां देखो, देखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ आवर्स टू बी पेड, जितने घंटे हमें उसको पैसे पे करने हैं, आवर्स टू बी पेड। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल, ओवर टाइम और वीकेंड। देखो ए के लिए बात करेंगे। सबसे पहले ए के लिए, ए में है सर मंडे काम करा, ट्यूसडे काम करा, वेडनेसडे काम करा, थर्सडे काम करा, फ्राइडे काम करा, सैटरडे इसने काम नहीं करा। देखो जरा ए की बात करते हैं, कहां गया सर ए, ये रहा ए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे को कितना काम करा सर उसने? सर मंडे को काम करा 10.5 घंटे। अब मुझे बताओ 9 घंटे तक तो नॉर्मल है, उससे ऊपर गया तो, उससे ऊपर गया तो सर आपका वो हो जाएगा ओवर टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि 9 घंटे तो क्या है सर, टोटल अगर 10.5 घंटे काम है, 9 घंटे, 9 घंटे तो क्या है, 9 घंटे तक तो हो गया सर ये नॉर्मल, 9 घंटे तो हो गया नॉर्मल। बाकी और ऊपर कितने काम करा सर? 1.5 घंटे इसने ऊपर काम करा, तो क्या हो गया ये ओवर टाइम। ऐसे ही ट्यूसडे का बताओ जरा, ट्यूसडे में कितना है सर? ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में 8 घंटे काम करा, 8 घंटे 8 घंटे, कोई भी ओवर टाइम नहीं है। फिर वेडनेसडे में कितने घंटे काम करे इसने? सर वेडनेसडे में भी 10.5 घंटे काम करे, तो फिर वही 1.5 घंटे ओवर टाइम हो गया और 9 घंटे इसका नॉर्मल टाइम हुआ। आगे बताओ थर्सडे में, थर्सडे में सर 9.5 घंटे, तो 9.5 घंटे अगर इसने टोटल काम करा तो ओवर टाइम कितना हो गया सर? आधा घंटा ओवर टाइम और बाकी नॉर्मल टाइम हो गया सर 9 घंटे। फिर आगे फ्राइडे को 10.5 घंटे, तो वही सेम 10.5 घंटे हैं इसके, तो 10.5 में से 1.5 घंटे तो इसके क्या हो गए सर? ओवर टाइम, और बाकी 9 घंटे इसको नॉर्मल टाइम के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। फिर सैटरडे के उसने काम नहीं करा, सैटरडे को लेकिन ये था कि उसको जितने घंटे काम कर रहा है उसका डबल देंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया इसका। तो कुल मिला के नॉर्मल इसको जो मिला वो 44 घंटे का मिला पैसा। 5 घंटे का इसका क्या निकला सर? 5 घंटे का इसका निकला ओवर टाइम।
तो कुल मिला के कितने हो गए सर 49 आवर्स, 49 आवर्स। सेम हम करेंगे बी के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। और बी में बड़ा सिंपल है, देखो बी ने तो सिर्फ 8 घंटे काम करे, बी जो है लाइफ वर्क बैलेंस पे काम करता है, कहता है मुझे नहीं आना और मुझे ओवर टाइम नहीं करना, मुझे तो भाई घर जाना है, 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। तो बी ने जो है वो कोई भी ओवर टाइम नहीं करा, लेकिन उसने सैटरडे को काम करा है, और सैटरडे पे काम करने वाले को ओवर टाइम मिलेगा। कितने घंटे काम करा है? 8 घंटे। एक्चुअली में उसने काम कितने घंटे करा है? 4 घंटे। पैसे कितने घंटे के मिलेंगे उसको? 8 घंटे के। बात समझो, क्वेश्चन में उसने ये लिखा है कि वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे को बुलाते हैं अगर हम, तो हम उसको 4 घंटे काम कराएंगे, लेकिन पैसा जो पे करेंगे 8 घंटे का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ 8 घंटे काम करा तो उसको 16 घंटे के पैसे मिलेंगे, ये नहीं। इसका मतलब ये है कि काम उसने 8 घंटे ही करा है, सॉरी काम उसने 4 घंटे ही करा है, पर पैसे कितने घंटे के देंगे उसको हम? 8 घंटे के। तो हमने क्या करा, हमने इसको नॉर्मली 8 घंटे में लिख दिया, क्योंकि आप इसको नॉर्मली 8 घंटे में लिख दो या 4 घंटे का दुगना कर दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो, तो टोटल करा तो कितने आए? 48 आवर्स। नॉर्मल कितना हो गया? 40। तो वीकेंड के कितने हो गए? 8। यानी कि इसको जो पैसा मिला वो मिला नॉर्मल का, और ओवर टाइम कुछ करा नहीं, और वीकेंड वाला इसको मिला। ए ने कोई वीकेंड पे काम नहीं करा, तो ए का वीकेंड वाला काम 0 रहा। ऐसे ही बात करते हैं सी की। सी ने काम करा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो सी ने जो काम करा वो 8 घंटे काम करा। मंडे को काम करा 10.5 घंटे, नॉर्मल हो गए 9 और ओवर टाइम हो गए 1.5। ऐसे ट्यूसडे को 8 घंटे काम करा, कुछ नहीं हुआ। वेडनेसडे को 10.5, ये हो गया। थर्सडे को 9.5, तो इसमें से ये निकला। और सैटरडे को 8 घंटे काम करा उसने, तो ये आ गया। अब मुझे इनका क्या निकालना है सर? मुझे निकालना है कि कितना पैसा किस किस को मिला। तो सिंपल है सर, देखो ए को कितना पैसा मिलता है पर डे, वेजेस पर डे कितना है? ए का 200 रुपए, बी का है 100 रुपए, और इसका है 300 रुपए। और एक घंटे में कितने, एक दिन में कितने घंटे काम होंगे सर? 8 घंटे, 8 घंटे। तो इसका मतलब पर आवर कितना आ गया? ए का 25 रुपए, बी का 12.5 रुपए, और सी का 37.5। अब डीए जोड़ लेते हैं इसमें। डीए कितना बताया उसने सर? डीए बताया उसने 968, कितना? 968 रुपए। देखो उसने ये बताया था 968 फॉर द रिलेवेंट मंथ, ठीक है। चलो, अब 968 जो मिल रहे हैं, 968 मिल रहे हैं, वो क्या मिल रहे हैं सर? वो एक महीने के हैं। पर क्या मुझे महीने का चाहिए? नहीं सर, मुझे तो आवर्स का चाहिए। तो एक महीने में कितने घंटे काम हुए सर? एक महीने में 176 घंटे काम हुए, 176 आवर्स। तो मैं डिवाइड कर दूंगा निकालने के लिए एक घंटे का। तो मैंने डिवाइड कर दिया, 968 डिवाइडेड बाय 176 कितना आ गया? 5.5, 5.5, 5.5, क्योंकि सबको मिलेगा इररिस्पेक्टिव द वेज रेट। तो नॉर्मल वेज रेट कितना आ गया पर आवर? पर आवर 30 रुपए 50 पैसे, 18 रुपए और 43 रुपीज। यानी मुझे एक घंटे का टाइम इनका मिल गया। अब क्या करना है? अब बड़ा सिंपल है भाई, जितने जितने घंटे काम हुए हैं किस पे? नॉर्मल, नॉर्मल, ओवर टाइम और वीकेंड। अब एक ही बात करते हैं। ए में नॉर्मल कितने घंटे काम हुए थे सर? 44 आवर्स एक काम हुआ, और नॉर्मल वेज रेट है सर 30 रुपए 50 पैसे, 30 रुपए 50 पैसे। तो ए ने कितना कमा लिया? 1342 रुपए। बी में नॉर्मली कितने घंटे काम करे? 40 घंटे, इसका 18 रुपए के हिसाब से हो गए 720। और सी ने 44 आवर्स काम करे नॉर्मली, 43 के हिसाब से हो गए 1892, 1892। ओवर टाइम की बात करते हैं। ए ने कितना ओवर टाइम करा? 5 घंटे। ए ने ओवर टाइम करा 5 घंटे, 30 रुपए 50 पैसे, लेकिन ओवर टाइम दुगना मिलेगा, तो इनटू क्या कर दिया मैंने? 2। फिर बी ने कितना ओवर टाइम करा सर? बी ने 0 ओवर टाइम करा, बी का हो गया सर 0। सी ने 5 घंटे ओवर टाइम करा, और सी को मिलेंगे 43 के हिसाब से, लेकिन मिलेंगे इसका दुगना, तो ये मल्टीप्लाई करके हो गया 430। अब अगला जो मिलेगा वीकेंड्स का मिलेगा। ए ने कोई वीकेंड पे काम नहीं करा। बी ने कितना काम करा सर? बी ने काम तो करा 4 घंटे, लेकिन पैसा कितने का मिलेगा? 8 घंटे का। तो आप ये कर सकते हो 4 घंटे, और जो उसको बेसिक उसका जो मिल रहा है 8 घंटे इंटू 2, या तो ये कर दो या फिर सिंपल कर दो 8 घंटे इंटू 18। तो क्वेश्चन में भी उसने पहले ही आपको 8 करके दे दिया है, तो हम भी सीधा 8 करके ही लिख देंगे। तो उसने लिखा 8 इंटू 18, तो यहां पे मैं 2 नहीं लिखूंगा, क्योंकि उसने पहले ही 4 का 8 बना चुका है। ऐसे ही सी का हो गया 8 घंटे इंटू 43। तो इन सब का टोटल लगाया तो वेजेस का टोटल आ गया, ए का 1647, बी का आ गया 864, और सी का आ गया 2666। चलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन दिस क्वेश्चन इट इज स्पेसिफाइड दैट
एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड्स। कह रहा है इसको ओवरहेड्स में मानना। दिस मींस द एम्प्लॉयर, दिस मींस द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी कि जो बॉस है, कंट्रीब्यूशन इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड हेंस नॉट टू बी एडेड टू वेजेस। सर क्या मतलब हुआ इसका? सर मतलब यह है कि जितने पैसे मैं वेजेस के पे कर रहा हूं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो है मेरी सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और मैंने आपको ये बताया कि अगर इंप्लॉयर का पैसा भी अगर इनको दिया जा रहा है या फंड में जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर लेबर कॉस्ट। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज स्पेसिफाइड कि जो इंप्लॉयर फंड में पैसा डालेगा, इंप्लॉयर जो इंप्लॉय के फंड में पैसा डालेगा, उसको आपको ओवरहेड ट्रीट करना है। और ओवरहेड्स क्या होते हैं सर? ओवरहेड होते हैं मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये क्या है सर? ये है डायरेक्ट। तो इसका मतलब जो इंप्लॉयर का पैसे की उसने बात करी, वो इस क्वेश्चन में लेना ही नहीं है। फालतू में आईसीआई ने कंफ्यूज करने के लिए बात डाली है, इसीलिए ये पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूं, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये ट्रिकी पॉइंट था, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आओ जरा कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस एंड ओवर टाइम प्रीमियम। अगर ओवर टाइम वेजेस या ओवर टाइम प्रीमियम है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हमें करनी है। चलो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली। पहला केस जहां पे ओवर टाइम रेगुलरली होता है, रेगुलरली जहां पे काम होता है एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज, क्योंकि सर हमारे पास वर्कर्स की शॉर्टेज है, इसलिए हमारे पास ओवर टाइम होता ही रहता है। तो इंप्लॉय या लेबर कॉस्ट विल बी, हम कैसे निकालेंगे? आवर्स मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेटेड वेज आवर। हम इन्फ्लेटेड वेज आवर्स के हिसाब से इसको निकालते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये केस है तो इसमें हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, ये इजी हो जाता है हमारे लिए। अब इन्फ्लेटेड वेज आवर, वेज रेट कैसे निकलता है? सिंपल है भैया, नॉर्मल वेज रेट कितना था, ओवर टाइम वेज रेट कितना था, प्लस हॉलीडे वेज रेट कितना था, डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। मैंने क्या क्या लिया याद रखना, मैंने लिया यहां पे नॉर्मल वेज रेट, जो हमें नॉर्मल वेज रेट देना है, प्लस ओवर टाइम। याद रखना ये एमसीक्यू में आ सकता है, ओवर टाइम वेज रेट, प्लस जो हॉलीडे वाले वेज रेट हैं वो। इसको डिवाइड किससे कर दूंगा? सर इसको डिवाइड कर दूंगा मैं जो भी मेरे टोटल आवर्स हैं लेबर के। तो ऐसे करके मैं क्या निकालूंगा सर? ऐसे करके मैं एक रेट निकाल लूंगा, जिसको मैं क्या कहूंगा? इन्फ्लेटेड वेज रेट। इन्फ्लेटेड वेज रेट, देखो बहुत सिंपल बात है। एक फैक्ट्री है, वहां पे जनरली ओवर टाइम होता ही होता है। अब हम कैलकुलेशन हम ऐसे करें कि भैया नॉर्मल वाले को अलग, जैसे अभी यहां करा, नॉर्मल वाले को अलग, और वीकेंड्स वाले को अलग, और ओवर टाइम वाले को अलग, ऐसे करना। या फिर एक काम न करे, या नॉर्मली होता ही है, सबको ऐड करके एक इन्फ्लेटेड वेज रेट निकाल दिया जाए, ज्यादा वाला वेज रेट निकाल दिया जाए, उसी हिसाब से हम पेमेंट कर दें, तो मुझे ओवर टाइम, बेसिक और इन सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कब होता है सर? ये तब होता है जहां नॉर्मली, नॉर्मली ओवर टाइम होता ही रहता है। ठीक है, चलो केस नंबर बी, वेयर ओवर टाइम, वेयर ओवर टाइम, ओवर टाइम इज वर्कड इररेगुलरली। कह रहा है ओवर टाइम यहां पे ज्यादा नहीं होता, इररेगुलरली है, कभी कभार होता है। तो सर कभी कभार है तो अलग अलग कर लो, नॉर्मल वेज रेट को अलग कर लो और ओवर टाइम वाले को अलग कर लो। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? टू मीट द रिक्वायरमेंट, कह रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे? चार्ज नॉर्मल वर्किंग आवर्स टू एम्प्लॉय लेबर आवर, ठीक है, एंड प्रीमियम जो हम ओवर टाइम पे करेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। यानी ओवर टाइम प्रीमियम होगा मेरा ओवर टाइम आवर्स माइनस नॉर्मल आवर्स। क्या मतलब है इसका, अभी समझते हैं। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। कह रहा है अगर कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे? दिस मींस ओवर टाइम इज स्पेशली, यानी कि हमारे पास एक ऑर्डर आया और कस्टमर कह रहा है कि नहीं यार देखो, मैंने आपको वैसे तो 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन मुझे जल्दी चाहिए 6 दिन में। तो कह रहा है भाई 6 दिन में कैसे काम करें, हमारे भाई वर्कर 10 दिन में ही करके देंगे। वो कह रहा है यार कुछ भी करके ओवर टाइम करके काम करा लो। अब वो कह रहा है ओवर टाइम करेंगे तो भैया पैसा एक्स्ट्रा लगेंगे। वो कह रहा है कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार हूं। तो जो कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया ओवर टाइम करा के मुझे जल्दी काम दे दो, तो वहां पे जो ओवर टाइम होगा, वहां जो ओवर टाइम होगा वो नॉर्मल वेजेस
प्लस ओवर टाइम उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए चार्ज करे जाएंगे, उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए चार्ज करे जाएंगे। ठीक है, बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है सर, दूसरे वाले केस में एक आता है इरेगुलरली होता है, तो उस केस में जो मेरा नॉर्मल में वेज रेट पे करता हूं, नॉर्मल जो वेज रेट पे करता हूं वो तो मेरा वेजेस में जाएगा, लेकिन जो ओवर टाइम पे करा, ओवर टाइम पे करा वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, यानी इनडायरेक्ट खर्चों में चला जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आओ जी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। कहां गया सर क्वेश्चन नंबर 5? ये रहा। कह रहा है इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100 रुपए पर आवर। कह रहा है वैसे हम 100 रुपए पर आवर के हिसाब से पे करते हैं बेसिक वेज रेट, एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलो। कह रहा है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 175% ऑफ द बेसिक वेज रेट। और कह रहा है कि संडे, यानी कि ये कह रहा है कि ओवर टाइम रेट दे रखा है हमें बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, और संडे सैटरडे को कह रहा है कि हम 225% देंगे बेसिक वेज रेट का। ठीक है, फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स आर वर्क। नॉर्मल आवर्स वर्क हुए 1 लाख घंटे, ओवर टाइम हुए 20,000 घंटे, और ओवर टाइम सैटरडे संडे पे हुए 5,000 घंटे, तो कुल मिला के 1,25,000 घंटे काम हुआ। फिर कह रहा है फॉलोइंग आवर्स हैज बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। कह रहे ये तो टोटल घंटे काम हुए, लेकिन जॉब जेड के लिए नॉर्मल 1,000 घंटे, ओवर टाइम 100 घंटे और 25 घंटे काम हुए संडे सैटरडे को। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जेड। जेड पे जो खर्चा हुआ वो बताओ कितना हुआ इन तीनों सिचुएशन में। पहला कह रहा है वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली। कह रहा है जहां ओवर टाइम रेगुलरली हो रहा है थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्कर। आपको पता है अगर कंपनी की पॉलिसी है ओवर टाइम कराना और वर्कर की शॉर्टेज है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम अलग अलग ना करके हम एक सिंगल इन्फ्लेटेड क्या निकालते हैं, सिंगल इन्फ्लेटेड वेज रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? सिंगल इन्फ्लेटेड वेज रेट हम निकालते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर इरेगुलरली हो रहा है तो हम जो वेजेस है वो तो मेरा डायरेक्ट वेजेस का पार्ट जाएगा, और जो ओवर टाइम है उसको हम फैक्ट्री के ओवरहेड्स में डाल देंगे। और अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हो रहा है तो सारा का सारा उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए चार्ज कर लिया जाएगा। आओ तो सबसे पहले हम करते हैं जो मेरा इन्फ्लेटेड वेज रेट वाला पार्ट है। कैसे निकलेगा सर? बड़ा सिंपल है। केस नंबर ए वेयर ओवर टाइम इज वर्क या पेड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। तो हम ये कहेंगे सर कि इंप्लॉय कॉस्ट फॉर जॉब कैसे निकलेगा, एक तो जितने घंटे जेड के लिए काम करा मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेटेड वेज रेट। अब इन्फ्लेटेड वेज रेट कैसे निकलेगा सर? बड़ा सिंपल है, सबको ऐड कर दो। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेटेड वेज रेट। तो सबसे पहले तो नॉर्मल वेज रेट कितना है सर? 10,000 घंटे, नहीं 1 लाख घंटे है। कितने घंटे काम हुए? 1 लाख घंटे काम हुआ है सर। और 1 घंटे के हम 100 रुपए पे करते हैं, तो 1 लाख इंटू 100 कितने हो गए सर? 1 लाख इंटू 100 हो गए 1 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर ओवर टाइम हम कितना पे कर रहे हैं सर? ओवर टाइम उसने बताया 175%। ये कब है? बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद जो है उसका 175 हम देंगे। ठीक है, तो ओवर टाइम वेजेस कितने हो गए सर? ओवर टाइम वेजेस हो गए 175% ऑफ ₹100। लेकिन ओवर टाइम में काम कितना हुआ सर? ओवर टाइम में काम हुआ 20,000 घंटे। 20,000 घंटे, तो 100 का 175% 175 हो गया, और 2,000 घंटे के कितने हो गए सर? 35 लाख रुपए। फिर संडे सैटरडे को जो हम पे कर रहे हैं वो है 225%, यानी 100 रुपए का 225% हो गया सर 225 पर आवर। और यहाँ कितने घंटे काम हुए सर? 5,000 घंटे। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 225% कितना हो गया? 11,25,000। तो टोटल मेरा वेज रेट कितना आ गया? टोटल वेजेस आ गए सर 1,46,25,000। 1,46,25,000। अब यहां पे मैं किससे डिवाइड कर देता हूं? टोटल टाइम से, जिसके अंदर मेरा वीकेंड्स भी आ गया, जिसमें मेरा नॉर्मल भी आ गया, जिसमें मेरा ओवर टाइम भी आ गया। तो कुल मिला के कितना हो गया सर? कुल मिला के ये हो गया था 1,25,000। देखो यहां दिया हुआ था 1,25,000। तो इन्फ्लेटेड वेज रेट कितना आ गया? 170 रुपए 117 पर आवर। अब जेड पे कितने घंटे काम हुए? टोटल जेड पे कितने घंटे काम हुए सर? 1125। और 1 घंटे के कितने पैसे हैं सर? 1 घंटे के पैसे हैं हमारे
कितने हैं सर एक घंटे के पैसे हमारे, ये रे 117, तो मल्टीप्लाई कर दो सर 117 इंटू इंटू 1125 आवर्स, तो कितना आ गया 1,31,625। ये बताओ समझ आया? ठीक है। दूसरा केस, वेयर ओवर टाइम इज वर्क इररेगुलरली, अगर इररेगुलरली काम होता है और साथ में क्या है, वर्कर की शॉर्टेज है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन दिस केस ओवर टाइम संडे हॉलीडे वेजेस कॉस्ट विल बी चार्ज अप टू द नॉर्मल वेज रेट एंड एनी अमाउंट पेड अबव, मतलब ओवर टाइम जो है उसको हम किस में डाल देंगे, फैक्ट्री के खर्चों में डाल देंगे। तो मेरे ओवर टाइम कॉस्ट जो निकली, ओवर टाइम कॉस्ट जो निकली वो कितनी निकली सर, ओवर टाइम कॉस्ट है मेरी 100 मल्टीप्लाई बाय 175%, यानी कि 175 रुपए। और कितने घंटे काम हुआ सर, 100 घंटे काम हुआ, तो कितने हो गए सर 17,500, 17,500। तो ओवर टाइम चार्ज टू जॉब अप टू नॉर्मल वेज रेट, कह रहा है नॉर्मल वेज रेट तक जो इसमें हुआ वो कहां जाएगा, वो जाएगा सर मेरा नॉर्मल वेजेस में। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद यानी कि 17,500 में से 10,000 तो मेरा नॉर्मल हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा है ये कहां जाएगा, ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। सर ये एक बार दोबारा बताना, एक बार दोबारा बताता हूं समझो। वो कह रहा है कि मेरा जो भी ओवर टाइम होगा, पहली बात तो ये केस कौन सा है सर, ये केस है जहां पे वर्कर की शॉर्टेज है और इररेगुलरली ओवर टाइम हो रहा है। तो जो मेरा ओवर टाइम होगा वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा जो भी मेरा ओवर टाइम वेजेस बन रहा है। क्या बन रहा है सर, ओवर टाइम वेजेस। ठीक है। इस केस में ओवर टाइम वेजेस कितना है सर, इस केस में ओवर टाइम वेजेस था सर 175 रुपए, 175। ठीक है, क्योंकि उसने लिखा था। इसमें से अगर मैं कहूं कि वेजेस नॉर्मल रेट कितने थे, तो नॉर्मल रेट वाले थे सर 100 रुपए, नॉर्मल रेट था 100 रुपए। और बाकी जो 75 है, बाकी जो 75 है वो क्या है सर, वो है एक्स्ट्रा। तो वो ये कह रहा है कि ओवर टाइम के दो टुकड़े कर दो, एक तो नॉर्मल वाले, ये नॉर्मल वाले तो आपके वेजेस में चले जाएंगे, और जो उससे ऊपर आप पे कर रहे हो ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में ये जाएगा। ऐसे करके उसने बात करी। तो अब जरा समझो, जरा समझो, यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल वाला तो जाएगा वेजेस में, ये नॉर्मल वाला तो जाएगा वेजेस में। ठीक है। उसके अलावा, उसके अलावा जो सर यहां पे पेमेंट हुई, कितनी पेमेंट हुई सर, ये वाली 175 रुपए, 175 रुपए कितने घंटे के लिए, ये रहा ओवर टाइम, ये वाला 175 रुपए कितने घंटे के लिए सर, 100 घंटे के लिए। तो 100 घंटे मल्टीप्लाई बाय 175 कितना होता है सर, 100 मल्टीप्लाई बाय 175 हो गया 17,500, ये आ गया 17,500। अब इसके दो टुकड़े कर दो, एक वो वाले जो नॉर्मल वेज है सर, नॉर्मल वेज रेट इसमें हम ये कह सकते हैं कितना है सर, 100 रुपए, कितना है 100 रुपए पर आवर। तो 100 घंटे इंटू 100 रुपए पर आवर कितने हो गए, 10,000। उससे ऊपर कितना हुआ सर, उससे ऊपर हुआ 75, तो 75 इंटू 100 कितने हो गए, 7,500। ऐसे करके दो टुकड़े कर दिए। अब बात करते हैं किसकी, जो ये जेड की थी, ये जो हॉलीडे वाला था, ये जो हॉलीडे वाला था। तो हॉलीडे वाले के जो 25 घंटे हैं इसमें भी सेम हम यही काम करेंगे। देखो 100 है, 225% है हॉलीडे वाला, और 25 घंटे कितने हो गए सर, 5625, कितने हो गए, 5625। इसमें नॉर्मल कितना है सर, नॉर्मल है, नॉर्मल जो है वो है 100 रुपए 25 घंटे के हिसाब से, 100 रुपए 25 घंटे के हिसाब से। तो बाकी इससे ऊपर कितना हो गया सर, इससे ऊपर हो गया 25 घंटे के जो 125 रुपए हैं, 25 घंटे के 125 रुपए हैं, वो जाएगा 3125 फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कहा जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। चलो केस नंबर 3 में वो कह रहा है कि भाई केस नंबर 3 में जो भी है वो जेड की वजह से हो रहा है, तो सिंपल है, सारा का सारा जेड में चार्ज कर दोगे। एक बार बताओ, जेड पे कितने घंटे काम हुआ है सर, 10,000, 1,000 घंटे, नॉर्मल वेज रेट है 100 रुपए करते हैं। नॉर्मल कितने घंटे काम हुए सर, 10,000 घंटे, सॉरी 1,000 घंटे, 1,000 इंटू 100 कितने हो गए, 1,00,000। फिर ओवर टाइम में से वेजेस वाला पार्ट, सर ओवर टाइम में से वेजेस वाला पार्ट उठा के ले आए हम, ये 10,000 रुपए। ये कहां से निकला सर, ये वर्किंग नोट में से निकाला। फिर जो संडे सैटरडे हॉलीडे था उसका हमने कितना पार्ट निकाला सर, 2,500 रुपए, ये 2,500 आ गया। यानी कि हम अगर वर्कर की शॉर्टेज होती है, वर्कर की शॉर्टेज होती है, प्लस अगर इररेगुलर काम होता है,
वर्कर की शॉर्टेज और इरेगुलर काम होता है, तो उस केस में जितना मेरा नॉर्मल वेजेस का पार्ट है वो तो वेजेस में जाएगा, उससे ऊपर जो आप पे कर रहे हो वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में। तो मेरा नॉर्मल वेजेस कितने आ गए, चार्ज टू, सर मेरे नॉर्मल वेजेस जो मैं चार्ज करूंगा वो हो गए जेड में 1,12,500। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कितने हो गए सर, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर टाइम में से जो हमने निकाले ये रहे 7,500, और संडे सैटरडे हॉलीडे में निकाले 3,125, ये हो गए मेरे फैक्ट्री ओवरहेड में, जो कि जेड में ही चार्ज होंगे, लेकिन ये वेजेस में ना चार्ज होके फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होंगे। चलो पॉइंट नंबर सी कह रहा है जहां पे ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की रिक्वेस्ट से हो रहा है, तो भैया सारा पैसा जेड में चार्ज कर दो, ओवर टाइम कोई फैक्ट्री वेजेस में नहीं आएगा, सारा जेड में चार्ज होगा। तो नॉर्मल वेज है 1,000 घंटे के इंटू 100, 10, 1 लाख रुपए हो गए। ओवर टाइम कितना है सर, ओवर टाइम है हमारा 100 घंटे का, और 1 घंटे के हम पैसे कितने देते हैं ओवर टाइम के, 100 का 175 यानी 175 रुपए, तो 17,500। ऐसे ही संडे सैटरडे को कितने घंटे काम हुआ, 25 घंटे, और कितने पैसे दे रहे हैं सर हम, 225, तो कितना हो गया 5625। ये सारा कहां चार्ज हो जाएगा, जेड पे। क्यों, क्योंकि सर ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, किसकी, कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो ये 3 केस हमारे बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और क्वेश्चन भी एग्जाम में इसका बन सकता है। ठीक है, चलो आओ कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे आते हैं, लेबर यूटिलाइजेशन। कितने घंटे लेबर ने कहां कहां काम किया, ये होता है लेबर यूटिलाइजेशन। आ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपनी स्टेटमेंट बनाएगा कि भैया हमारे यहां पे लेबर ने कितने कितने घंटे काम करा। द स्टेटमेंट शुड शो द एक्चुअल टाइम पेड फॉर जॉब, जॉब पे कितना काम करा, जैसे कि भाई एक्स वाई जेड ऐसे करके अलग अलग जॉब है, तो इन जॉब के जो मैनेजर्स होंगे वो क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे कि भाई आपने मुझे 10 लेबर दिए, 10 लेबर ने इतने इतने घंटे काम करा, आपने मुझे, ये बोलेगा आपने मुझे 20 लेबर दिए, 20 लेबर ने इतने इतने घंटे काम करा। तो ये होता है सर लेबर का यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, अच्छा ये भी बताएंगे कि आइडल टाइम क्या है, ये बताएंगे एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये बताएंगे कि एक्चुअल टाइम क्या है, और एबनॉर्मल कितना हुआ ये भी बताएंगे। ये सब कहां लिखा होता है सर, ये उस स्टेटमेंट में लिखा होता है, उस स्टेटमेंट में लिखा होता है जो कि कौन बनाता है, प्रोडक्शन मैनेजर बनाता है। फिर कह रहा है लेबर यूटिलाइजेशन के 2 पार्ट हैं, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर विद कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट के हिसाब से, मतलब फॉर द पर्पस अ वेज एनालिसिस शीट इसके लिए बनाई जाती है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबर आवर्स विद वर्क ऑर्डर और जॉब, वो जॉब के हिसाब से होता है, यानी किस किस जॉब के लिए लेबर ने कितने घंटे काम किया। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबर आवर्स विद वर्क ऑर्डर या जॉब के हिसाब से इसमें एक डायरेक्ट लेबर होंगे और इनडायरेक्ट लेबर होंगे। बताओ समझ आया, चलो तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे या फिर बुक में से पढ़ लेना, ये तो सिंपल थ्योरी का पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन लेबर को पैसा पे कर सकती है। द एक्सपेंस इनकर्ड बाय एन एंटिटी टुवर्ड्स द सर्विस परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय ऑफ सच एन एंटिटी। ठीक है, तो वेजेस पेमेंट मेथड हमारे पास 3 तरह के होते हैं, हम टाइम के बेसिस पे दे सकते हैं, टाइम बेस्ड, या आउटपुट बेस्ड दे सकते हैं, यानी पीस वेट के हिसाब से, या इनका कॉम्बिनेशन। आओ पहला पढ़ते हैं, कह रहा है कि अंडर दिस सिस्टम द वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस। कह रहा है इसके अंदर हम टाइम बेसिस पे देंगे, यानी हम यहाँ पे पीस रेट से मतलब नहीं है, घंटे के हिसाब से पैसा पे करेंगे। तो यहाँ वेजेस कैसे निकलेंगे सर, सिंपल है कि भाई कितने घंटे काम करा इंटू 1 घंटे के कितने पैसे हैं, और यहाँ जो हम आवर्स निकालते थे वो कौन से निकालते थे, इफेक्टिव पेमेंट आवर्स, जिसके अंदर नॉर्मल आइडल टाइम माइनस हो जाते थे। आउटपुट बेस्ड यानी कि पीस रेट सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम ईच जॉब ऑपरेशन इज टर्म्ड एज पीस, यानी कि हर पीस पे कितना पेमेंट करनी है उसको। और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि भैया वैसे तो आपको देखो मिनिमम इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन इससे ऊपर आप पीस बनाते हो तो उसके अलग पैसे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये सेकंड वाले में कैसे वेजेस पे होंगे सर, नंबर ऑफ यूनिट्स जितने आपने बनाए और 1 यूनिट के कितने पैसे हम पे करते हैं, तो ऐसे करके ये आ जाएगा। मुझे बताओ यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल था, आगे आओ। कॉन्सेप्ट नंबर 8, ठीक है,
बोनस पेमेंट मेथड, हम बोनस कैसे पे करते हैं सर? दिस इज एन एडिशनल पे गिवन टू द एम्प्लॉय ऑन टॉप ऑफ हिज हर रेगुलर अर्निंग। यानी कि हम कहते हैं कि सर अगर कोई एम्प्लॉय जो है, वर्कर जो है, अच्छा काम करता है तो उसको कुछ एडिशनल पैसे दो। याद रखना ये ओवर टाइम की बात नहीं हो रही है कि उसने ज्यादा घंटे काम करा। वो कह रहा है कि जितना हमने स्टैंडर्ड बनाया ना, लेट सपोज हमने स्टैंडर्ड बनाया कि एक काम 8 घंटे में होना चाहिए, पर हमारा लेबर इतना स्किल्ड बन गया, इतना अच्छा बन गया कि 6 घंटे में काम को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो क्या 2 घंटे वो खाली रहेगा? नहीं सर, खाली नहीं रहेगा, उसको कोई दूसरा काम देंगे। लेकिन जो काम 8 घंटे का था उसने 6 घंटे में कर दिया, 2 घंटे उसने बचा लिए हमारे, क्योंकि वो 2 घंटे जो बचे अब मैं उससे और काम करवाऊंगा, खाली थोड़ा ना बैठाएंगे। तो उसके लिए उसको बोनस देना चाहिए ताकि वो भी खुश रहे कि नहीं यार मैं अच्छी प्रोडक्टिविटी कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, तो मुझे बोनस मिले। ठीक है, तो दो बोनस प्लान हमने लिए, हालसी और रोवान। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ दो ही हैं, हालसे और रोवान का। हालसे वाला तो बड़ा सिंपल है। हालसे वाला कहता है कि भैया जितने घंटे बचाए उस हिसाब से पैसे दे दो। अंडर दिस प्लान पढ़ो जरा, अ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर ईच जॉब, हर जॉब का एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाएगा। इफ ही डज द जॉब इन लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम कर देगा तो ही गेट्स बोनस इक्वल टू 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव। जितना टाइम बचाया उसका 50% उसको सैलरी का बोनस दे दो। तो सिंपल है कि भैया जितना टाइम हमने दिया, लेट सपोज 8 घंटे दिए, उसने 6 घंटे में काम कर दिया, कितने घंटे बचा लिए? 2 घंटे। ठीक है, वेज रेट जो है मान लेते हैं पर घंटा 100 रुपए है, लेकिन हम पूरे 100 रुपए नहीं देंगे, हम उसको आधा देंगे इसका। बस ये होता है हालसे का प्लान। रोवान का क्या है सर? रोवान रेशो की बात करता है, सॉरी, हाँ रोवान रेशो की बात करता है। तो रोवान रेशो सेम एज हालसे प्लान, बोनस इज पेड इफ ही डज द जॉब इन लेस। इसमें भी है कि भाई कम टाइम में आप काम कर लोगे, लेकिन ये कहता है कि जितने घंटे आपको दिए और आपने कितना टाइम सेव करा, या फिर मैं कहूं 8 में से कितने घंटे में काम कंप्लीट कर लिया? 6 घंटे। 8 घंटे दिए आपने, 6 में कंप्लीट कर लिया, तो 2 घंटे के हिसाब से कितना हुआ? ये रेशियो बन गई, मल्टीप्लाई कितने रुपए हैं सर? 100 रुपए पर आवर। ऐसे करके आपको देने हैं, यानी यहां पे रेट में आधा नहीं करना, यहां पे इसी के अंदर ही रेशियो निकाल देनी है। ठीक है, ऐसे करके आओ जरा इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद ये रहा। कह रहे कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे सिस्टम, रिलेवेंट डेटा दिया हुआ। बड़ा सिंपल है, देखो हालसे क्या कहता है, जितना टाइम बचा लिया उसका आधा उसको दे दो। तो भाई टाइम रेट पर आर है, 60 रुपए के हिसाब से हम पैसा देंगे। 1 घंटे का टाइम दिया था, 8 घंटे काम करा उसने, 6 घंटे, 2 घंटे के बचा लिए, तो भाई 2 घंटे के हिसाब से 60 रुपए, लेकिन पूरे नहीं देंगे, आधे देंगे। यानी कितने रुपए दे देंगे उसको? 60 रुपए हम दे देंगे। ये क्या है सर? हालसे का प्लान। रोवान क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वही 60 घंटे। तो रोवान क्या कहता है? रोवान कहता है कि ये कितने घंटे दिए थे? हमने कहा 8 घंटे। कितने घंटे में काम करा? हमने कहा 6 घंटे में। तो 2 घंटे के कितने हुए? और कितना टाइम है, मतलब कितना वो है रेट सर? 60 रुपए है। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 8 और ये गया 4 पे, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, ये गया 30 पे, ये हो गया सर 90 रुपए। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो बोनस आया था, ठीक है, यहाँ पे मेरा बोनस कितना है? 60 रुपए। और ये नॉर्मल वेज रेट, मतलब 6 घंटे में जिसने जितना उसने काम करा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि उसके वेजेस कितने हुए, तो मैं कहूंगा नॉर्मल प्लस बोनस। तो नॉर्मल कितने घंटे काम करा उसने? 6 घंटे। तो 6 घंटे के हिसाब से 6 रुपए, और बोनस कितना हुआ? 60 रुपए। तो कुल मिला के कितने हो गए सर? 420। ठीक है, अब रोवान में कितने हुए सर? रोवान में फिर वही कि नॉर्मल तो 360 रुपए मिले ही, लेकिन उसने और कितना कमा लिया सर? उसने और कमा लिया, ये यहां पे आ गया था 1.5, यानी कि 90 आ गया था। तो 90 प्लस 360 कितने हो गए सर? ये 450। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आओ। हाँ, कह रहा है टू वर्कर है ए एंड बी, प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। कह रहा है सेम मटेरियल यूज करके देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो द सेम, उनका नॉर्मल वेज रेट भी सेम है। ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवान सिस्टम। कह रहा है ए को हम रोवान के अकॉर्डिंग पैसा पे करते हैं, और कह रहा है वाइल बी इज पेड अकॉर्डिंग टू हालसे। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बस डेस्क पे खड़े होकर नाचने लग जाना, इतना सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट, यानी स्टैंडर्ड टाइम जो दिया है, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है सर, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 50 घंटे। ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है वो 30 घंटे में काम कंप्लीट कर देता है, और बी जो है वो 40 घंटे में काम कंप्लीट कर देता है। द फैक्ट्री ओवरहेड रेट, यानी नॉर्मल रेट जो है वो 5 रुपए मैन आवर, यानी 1 घंटे के 5 रुपए दिया जाता है एक आदमी को। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ए इज 3490, यानी फैक्ट्री कॉस्ट जो लगी वो 3490 और बी की जो लगी 3600। हमें नॉर्मल वेज रेट निकालना है, हमें मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, हमें स्टेटमेंट बनानी है द फैक्ट्री कॉस्ट एज ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय 2 वर्कमैन। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल वेज रेट निकाल लेता हूं। ठीक है। नॉर्मल वेज रेट मतलब जितने वेजेस पे करे। तो सिंपल बात है सर, सिंपल बात है, देखो फैक्ट्री की जो कॉस्ट है, ये तो चलो बात की बात करते हैं। सबसे पहले अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो क्वेश्चन में है ना, गलती मत कर देना। ये जो इसने 5 रुपए दिए हुए हैं, क्या ये 5 रुपए वेज रेट है? देखो अगर मुझे वेज रेट निकालना है तो मुझे वेज रेट पर आवर चाहिए। क्या ये 5 रुपए पर आवर वेज रेट है? नहीं सर, ये फैक्ट्री का ओवरहेड रेट है। सर फैक्ट्री का ओवरहेड रेट मतलब ये एब्जॉर्प्शन रेट है, जो हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, ये वो रेट है 5 रुपए पर मैन आवर। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है इसने फैक्ट्री कॉस्ट, तो यानी क्वेश्चन में इसने क्या नहीं दिया सर, इसने ये नहीं दिया कि सर वेज रेट पर आवर कितना है। वेज रेट पर आवर क्वेश्चन में गायब करा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, आओ जरा मेरे साथ साथ देखो। सबसे पहले मैं समरी बना लेता हूं, मैं एग्जाम में भी हमेशा यही कहता हूं समरी बनाओ, मैं भी ऐसे ही करता था। दो लोग हैं, एक है रोवान एक हाल से। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है सर 50 रुपए। ए को हम रोवान के हिसाब से पे करते हैं, बी को हाल से के हिसाब से। ए ने कुल मिला के 30 आवर्स में काम करा, बी ने 40 घंटे में काम करा, यानी इसने 20 घंटे बचा लिए, इसने 10 घंटे बचा लिए। क्वेश्चन में गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड 5 मैन आर एक्चुअली वर्क। फैक्ट्री की कॉस्ट दे रखी है ए के लिए 3490, और फैक्ट्री की कॉस्ट बी के लिए दे रखी है 3600। अब प्रोडक्शन जो है उसके लिए 50 घंटे लगे। और प्रोडक्शन के लिए सर क्या क्या लगता है सर, प्रोडक्शन के लिए लगता है मेरा एक तो मटेरियल और वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलती है, मेरी बात समझो, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलती है, अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के ओवरहेड्स, फंक्शन नंबर 1 एंड फंक्शन नंबर 2। प्राइम कॉस्ट में आता है सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्वेश्चन के अंदर मैं कहता हूं लेट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि मुझे मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बता रखा, पर उसने मुझे फैक्ट्री के क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, ये गिवन है, तो इसमें मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा, और हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो। पर क्वेश्चन में मटेरियल गिवन नहीं है, तो मैं कहता हूं कि मटेरियल कितना है, x रुपए। और मैं कहता हूं कि लेबर का वेज रेट पर आवर, लेबर को एक वेज जो रेट है वो y रुपीज पर आवर है। ठीक है। अब जरा समझो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सर देखो, दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। जब ए काम करा तो मटेरियल कितना लगा, एक्स, मटेरियल कितना लगा, एक्स। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में है नहीं। लेबर कितनी लगी सर, लेबर के लिए मैं वर्किंग नोट पे आता हूं, ए के लिए। ए को हम कैसा पे करते हैं सर, ए को पे करते हैं रोवान के हिसाब से। हम कहते हैं, हमने क्या माना, हमने माना कि y रुपीज मिलेंगे। हमने क्या माना, हमने माना कि सर y रुपीज मिलेंगे पर आवर। ठीक है। अब उसका वेजेस कैसे निकलेगा सर, एक तो नॉर्मल प्लस बोनस। तो नॉर्मली कितने घंटे में काम कंप्लीट करा उसने सर, 30 घंटे में काम कंप्लीट करा। 1 घंटे के कितने, y रुपीज, तो ये हो गया। दूसरा दूसरा सर, इसको रोमान के हिसाब से अगर हम पे कर रहे हैं तो बोनस, बोनस कैसे होगा सर, 50 घंटे में से कितने घंटे में काम कंप्लीट हुआ, 30 घंटे में, तो 20 घंटे के लिए कितना हुआ, इंटू रुपीज वाई। तो ऐसे करके ये मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया सर 42y। कितना मिल गया, 42y। तो मैंने यहां लिख दिया मेरा डायरेक्ट लेबर कितना, 42y। चलो, तो x प्लस 42y, ये क्या आ गई सर, प्राइम कॉस्ट, ये आ गई मेरी प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या जोड़ेंगे सर, इसमें फैक्ट्री के ओवरहेड। फैक्ट्री के ओवरहेड निकालने के लिए उसने दे रखा है कि 5 रुपए पर मैन आवर। और बताओ एक्चुअल आवर कितने घंटे काम हुए, ए के 30 घंटे। कितने घंटे, 30 घंटे। तो फैक्ट्री का खर्चा कितना हुआ सर, 5 रुपए के हिसाब से 30 घंटे होते हैं सर 150 रुपए। ये तो ए के लिए बात हो गई। इन सबको ऐड करा तो x प्लस 42y प्लस 150 ये आ गया।
और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई मेरी x प्लस 42y प्लस 150। और आपको पता है क्वेश्चन में इसने फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है, फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई मेरी, ठीक है। दूसरा, अब बी के लिए बात करते हैं। बी के लिए मैंने क्या कहा, मटेरियल कितना लगा सर, मटेरियल दोनों में सेम लगा, ए और बी दोनों में मटेरियल सेम लगा, यहां भी एक्स लगा और यहां भी एक्स लगा। अब दूसरा, बी के लिए भी मैंने क्या माना कि पर आवर कितने पैसे मिल रहे हैं, वाई रुपीस। तो अब बी का मैंने वेज रेट कैसे निकाला, बी का कैसे निकलेगा सर, हाल से के हिसाब से। तो एक तो 40 घंटे काम करे उसने वाई के हिसाब से, टाइम सेव कितना करा सर, 10 घंटे, तो 10 घंटे वाई के हिसाब से, लेकिन आधा उसका, तो कितना हो गया सर 45 वाई। तो यहां मैंने कितना लिख दिया सर 45 वाई, ये प्लस ये कितना आ गया एक्स प्लस 45। फैक्ट्री का खर्चा कितना है, वही सर 5 रुपए पर आवर, और कितने घंटे काम हुए 40, तो 5 इंटू 40 हो गए 200। इसको और इसको ऐड करा तो आ गया एक्स प्लस 45 वाई प्लस 200। और फैक्ट्री का टोटल खर्चा दे रखा है बी का 3600। तो सर ऐसे करके मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, एक बन गई x प्लस 42y इक्वल टू 3340, ठीक है, ये 50 150 में यहां जाके माइनस कर दिया। ऐसे ही दूसरी बन गई x प्लस 45y इक्वल टू 3400, ये जाके यहां माइनस हो गया। तो सर एक बन गई ये इक्वेशन नंबर 1, एक बन गई सर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो x से x कट गया, तो ये बचा सर -3y, और ये माइनस से माइनस कटा, तो y आ गया 20, y आ गया 20, और y मैंने माना था वेजेस रेट पर आवर। अब मैं y से क्या निकाल लूंगा, x निकाल लूंगा। तो x क्या है मेरा सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो x कितना निकल गया सर 2500। अब क्या करूंगा, अब मैं सर फैक्ट्री की कॉस्ट निकाल लूंगा। ए के लिए मेरा मटेरियल कितना था, सेम एक्स एक्स यानी 2500। डायरेक्ट लेबर कितना है सर, डायरेक्ट लेबर जो हमने निकाला 42y, तो 42y, y कितना 20, कितना हो गया 840। यहां कितना था 45y, यानी कि 45 इंटू 20 900। यह आ गई सर मेरी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड मुझे पता ही थे, तो ये टोटल मेरी क्या आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। ये मैंने क्या करा, ये मैंने फैक्ट्री कॉस्ट की शीट बना ली। मुझे बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, इजी था। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है बोनस पेड अंडर हालसे प्लान विद बोनस 50% फॉर द टाइम सेव्ड इक्वल टू द बोनस अंडर रोवान सिस्टम। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा अगर अगर 8 घंटे दिए हैं, स्टैंडर्ड टाइम है कितने सर, स्टैंडर्ड टाइम है अगर 8 घंटे, और उसने 4 घंटे में काम कंप्लीट करा, तो चाहे आप हालसे का लगाओ या रोवान का लगाओ, कह रहा दोनों में ही बोनस सेम आएगा। वो ये पूछ रहा है, कह रहा व्हेन विल दिस सिस्टम होल्ड गुड, योर आंसर शुड कंटेन द प्रूफ। लो भाई करके दिखा देते प्रूफ, हम एग्जांपल लेके कर लेंगे। कह रहा है कि व्हेन बोनस अंडर हालसे 50% है एंड बोनस अंडर रोवान विल बी इक्वल, तो हालसे और रोवान दोनों का लेके चलते हैं। हम कहते हैं टोटल 10 घंटे हैं, 10 घंटे में से 6 घंटे कंप्लीट हुए और 4 घंटे सेव कर लिए, 10 घंटे में से 6 घंटे कंप्लीट हुए, 4 घंटे सेव कर लिए, तो कितना हो गया सर, ये हो गया 2 घंटे, कितना हो गया 2 घंटे। और यहां पे कितना आ गया इफेक्टिवली 2.5 घंटे। लेकिन अगर ये 50% होता, ये तो मैंने कितने पे करा सर, ये मैंने करा 40% टाइम सेव। अगर मैं टाइम से 50% करूं, तो मैं क्या कहूंगा सर, टाइम से 50% है तो कितना बोनस मिलेगा इसको, जितना टाइम सेव करा उसका आधा, यानी कि 2.5 घंटे का। अब यहां पे कितना होगा सर, यहां पे भी वो होगा 10 में से 5 घंटे सेव करे, और 5 घंटे के लिए कितना हो गया, वही 2.5 घंटे। तो यानी यहां भी सेम आया और यहां पे भी सेम आया। तो यानी कि ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि भैया अगर 50% टाइम सेव है तो आप हालसे का लगाओ या रोवान का प्लान लगाओ, आंसर विल बी द सेम। ये सर एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। फिर द टोटल अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, अच्छा पार्ट नंबर बी, कह रहा है टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 8 आवर्स, द आवर्ली रेट 8 रुपए, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग बोनस एंड द टोटल अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय आवर्ली रेट अंडर द हालसे सिस्टम विद 50% बोनस फॉर द टाइम सेव एंड रोवान फॉर ईच आवर सेव प्रोग्रेसिवली। एक एक आवर का हिसाब हमें बताना है। तो स्टैंडर्ड आवर्स है 8 8 8 8, एक्चुअल आवर्स कह रहा है सेव हमने करे 8 7 6, मतलब एक्चुअल आवर्स हमारे ऐसे ही करके कम हुए, तो मेरा टाइम सेव कितना हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके मैंने टाइम सेव करा। तो एक्चुअल आवर्स क्या हुआ, एक एक घंटा कम होता गया। अब बेसिक वेज रेट सर, जितना एक्चुअल आपने काम करा और 8 घंटे के हिसाब से, तो 8 8 64,
8 7 56, ऐसे करके ये क्या आ गया सर, बेसिक वेज रेट। अब बोनस अंडर रोवान, रोवान क्या कहता है सर, रोवान कहता है जितना टाइम आपको दिया था स्टैंडर्ड और जितना आपने एक्चुअल में कंप्लीट करा इनटू जो भी आपने सेव करा, मल्टीप्लाई बाय जो आपका बेसिक वेज रेट है। तो सिंपल है सर, यहां तो कोई भी टाइम सेव नहीं करा आपने, तो बोनस 0। अच्छा, यहां पे कितने घंटे दिए थे सर, 8 घंटे। ठीक है, यहां देखो बड़ा कर देता हूं थोड़ा, ये रहा 8 घंटे दिए थे, 8 में से कितना टाइम आपने करा, 7 घंटे, तो 7 घंटे, तो ये रुपीस है, तो 8 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 7 रुपए। ठीक है, फिर ऐसे ही 8 घंटे दिए थे, 6 घंटे में काम कंप्लीट हुआ, 2 घंटे सेव करे, 8 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 12 रुपए। फिर ऐसे ही 8 घंटे दिए थे, 5 रुपए के 5 आपने घंटे लगाए, 3 सेव करे, तो 8 रुपए के हिसाब से हो गए सर ये 15 रुपए। ऐसे यहाँ पे हो गए सर 16 रुपए, ऐसे हो गए सर 15 रुपए, ऐसे हो गए सर 12 रुपए, और ऐसे ही बचे 7 रुपए। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोनस अंडर हाल से कहता है जितना टाइम सेव करा उसका आधा दे दो। तो टाइम कितना सेव करा सर, पहले तो 0, दूसरे में टाइम कितना सेव करा, 1 घंटा, यहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 7, इतने घंटे हमने सेव करे। 8 घंटे तो पूरे सेव नहीं कर सकता ना, कि भाई आया और उसने इमेजिन करा और काम हो गया, नहीं भाई, कुछ टाइम तो लगेगा ही। अच्छा, कितना देंगे हम उसको, सर इसका आधा, तो सबको 2 2 से डिवाइड कर दिया, और आवर कितना, रेट कितना है, 8 8 रुपए, तो ये आ गया 4 6 12 16 20, ऐसे करके। अब बोनस निकाल लो, टोटल कैसे निकलेगा सर, जितना हमारा जो नॉर्मल था प्लस बोनस, तो वेजेस रेट आ जाएंगे मेरे हाल से के अंदर 64 और ये सब, और ये आ गया टोटल अर्निंग्स अंडर रोमान। ठीक है, चलो, फिर आवरली रेट बताना है, तो आवरली रेट कितना होगा सर, जितने आवर काम करे, जितने आवर काम करे उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितने आवर काम करे, 8 घंटे, यहाँ पे 7 घंटे, यहाँ 6 घंटे, यहाँ 5 घंटे, यहाँ 4 घंटे, यहाँ 3 घंटे, यहाँ 2, और यहाँ 1 घंटे। तो ऐसे करके ये जो है, ये मेरा क्या आ गया सर, ये आ गया मेरा पर आवर मेरा आ गया। ठीक है, फिर उसने ये कहा 50% पे क्या सेम रहेगा, हाँ सर 50% पे सेम रहेगा, ये देख लो। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया। लो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा अ स्किल्ड वर्कर इन एक्स वाई जेड लिमिटेड इज पेड अ गारंटीड वेज रेट ऑफ ₹30। कह रहा स्किल्ड वालों को हमने गारंटी कहा कि 30 रुपए पर आवर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर अ प्रोडक्ट, कह रहा स्टैंडर्ड टाइम जो हमने बनाया है वो 4 घंटे का बनाया। मिस्टर पी अ मशीन मैन, कह रहा मिस्टर पी जो है एक मशीन मैन है, मशीन पे काम करता है, हैड बीन पेड वेजेस अंडर रोवान इंसेंटिव प्लान, उसको हम रोवान के हिसाब से बोनस देंगे। ही हैड अर्न एंड इफेक्टिवली आवर रेट, देखो इफेक्टिवली आवर रेट दे दिया उसने आपको 37.50 ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फिर कह रहा है कि स्टेट व्हाट कुड हैव बीन हिज टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिवली आवर रेट, कह रहा है कि उसकी टोटल अर्निंग और इफेक्टिवली आवर रेट क्या होती हैड ही पुट अंडर हाल से इंसेंटिव स्कीम, अगर हाल से इंसेंटिव स्कीम में होता वही 50% वाले के। ठीक है, मतलब जितना टाइम सेव करा उसका आधा, उसकी बात कर रहा है ये। तो भाई सिंपल है, निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले कह रहा है स्किल्ड है, बिल्कुल सर स्किल्ड है। ठीक है, स्किल्ड है, अच्छी बात है। और कितने पैसे दे रहे हैं उसको हम सर, 30 रुपए पर आवर के हिसाब से दे रहे हैं। स्टैंडर्ड टाइम कितना है सर, स्टैंडर्ड टाइम है 4 घंटे। ठीक है, रोवान के हिसाब से उसका वेज कितना बना है, 37 रुपए 50 पैसे। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा ना कि एक्चुअल टाइम कितना था और टाइम सेव कितना हुआ। तो मैंने लिखा लेट एक्चुअल टाइम फॉर जॉब, एक्स घंटे लगेंगे, ईयर्स लिख दिया, एक्स आवर्स होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है वेजेस जो है कैसे निकला सर, रोवान के हिसाब से, एक तो जितने घंटे आपने काम करा 30 रुपए के हिसाब से, फिर 4 घंटे आपको दिए थे स्टैंडर्ड टाइम, उसमें कितने घंटे में आपने काम कर लिया, एक्स घंटे में आपने काम कर लिया। ठीक है, एक्चुअल टाइम, टाइम सेव कितना करा, 4 में से एक्स गए, टाइम सेव है इंटू 30। तो ऐसे करके ये बन गया 30 + 30 एक्स और -7.5 एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 60 एक्स -7.5 एक्स का स्क्वायर। और ये टोटल मुझे कितना गिवन है, टोटल वेज सर, टोटल वेजेस हो गया मेरा 37.5 इंटू एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर यही तो था, देखो 1 घंटे का इतना दिया हुआ था, और एक्चुअल कितने घंटे लिखे मैंने, एक्स,
तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया सर, ये आ गया 37.5x के बराबर। तो ये टोटल वेज हुआ, ये टोटल वेज मैंने ऐसे निकाला, इन दोनों को मैंने इक्वल करा, तो क्या बन गई सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है, ये x से x कट जाएगा हमारा। तो x कितना आ गया सर, x आ गया 3 रुपए। x क्या 3 आ गया, x मैंने क्या माना था कि एक्चुअल कितने घंटे में काम हुआ, तो हमने दिए थे 4 घंटे, उसने 3 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया। अगर उसको हम हालसे के हिसाब से पैसा देते तो क्या कहते सर, 3 घंटे के 3 रुपए, तो ये हो गए नॉर्मल। फिर जितना टाइम सेव करा उसने, 4 घंटे माइनस 3 घंटे, 1 घंटा टाइम सेव करा, उसका आधा हो गया 0.5, 30 के हिसाब से 15 रुपए देते तो कितने पैसे बनते उसको, 105 रुपए बनते। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कह रहा है कि अ वर्कर इज पेड 10,000 पर मंथ, एक महीने के इसको हम कितने पैसे दे रहे हैं सर, 10,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, एंड डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं उसको 2,000 रुपए पर मंथ। वर्कर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 10%, जो वर्कर का कंट्रीब्यूशन है 10% है, और एम्प्लॉयर भी जो है वो ही इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, कह रहा है एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस प्लान या स्टेट इंश्योरेंस प्लान में है 6.5% वेजेस का, आउट ऑफ विच 1.75% इज पेड बाय एम्प्लॉय, यानी कि 6.5% है वेजेस का, जिसमें से 1.7% इंप्लॉय दे रहा है। फिर कह रहा है इट इज फर्म प्रैक्टिस टू पे 2 मंथ वेजेस एज बोनस ईच ईयर, कह रहा है हम बोनस देंगे कितना, 2 महीने के जो वेजेस है उसका बोनस हम दे देंगे। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर, कह रहा है एक साल में 300 दिन काम होगा और एक दिन में 8 घंटे काम होते हैं, यानी 8 कितने हो गए सर, 2400 घंटे साल के हो गए। आउट ऑफ द दीज वर्कर्स एंटाइटल्ड टू अ 15 days लीव ऑन फुल पे, कह रहा 15 दिन की छुट्टी मनाओ और पैसा ले लो उसका, मतलब आपकी कोई छुट्टी कटेगी नहीं, उस 15 दिन की छुट्टी के भी आपको पैसे मिलेंगे। कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर, यानी जो 15 दिन हम दे रहे हैं उसको, ये क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम या एबनॉर्मल आइडल टाइम, सर ये नॉर्मल है क्योंकि हम दे रहे हैं उसको। ठीक है, आओ जरा, तो हमें इफेक्टिव वेज रेट निकालना है, तो सबसे पहले मुझे टोटल वेज रेट चाहिए। एक बार बताओ बेसिक पे कितनी है सर, बेसिक पे है 10,000, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए महीना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000। डीए कितना है सर, डीए उसने कहा था 10% है, तो सीधा इस का किसका, देखो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू क्या है, इंप्लॉयर का, अगर बॉस भी पैसा दे रहा है तो वो भी कंट्रीब्यूशन किसका पार्ट बन जाता है, हमारा वेजेस का, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करा हो कि भाई इसको ओवरहेड मान लो। तो कितना है सर, 10%, तो ये मैंने यहां लिखा हुआ देखो, किसका, ये 1,20,000 प्लस 24,000, इसका इसका कितना 10%, कितना हो गया 14,400। फिर उसने ईएसआई की बात करी, इंप्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस, कितना है 6.5% ऑफ वेजेस, ऑफ विच 175% इज बाय इंप्लॉय, यानी टोटल फंड में तो 6.5% जा रहा है, जिसमें 1.75 इंप्लॉय का है, तो बाकी बचा हुआ किसका है, इंप्लॉयर का। तो इंप्लॉयर का कितना हो गया, देखो जरा कैसे निकलेगा सर, ये इन दोनों का टोटल, और 6.5% में से 1.75% हटा दो, क्यों, क्योंकि इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पहले ही बेसिक में जुड़ा होता है, तो 6.5 में से 1.7% हट गया, तो ये कितना आ गया 6,840। ऐसे करके इन सबको टोटल करके मैंने क्या निकाल लिया सर, मैंने निकाल लिया इफेक्टिव, ये मैंने निकाल लिया टोटल वेजेस पेड। अब मुझे क्या निकालना है सर, मुझे डिवाइड करना है इसको इफेक्टिव वर्किंग आवर्स से, उसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स बहुत सिंपल है, कितने घंटे हमने उनको दिए 2400 घंटे, माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, हमने उसको कहा 15 दिन की छुट्टी मनाओ, एक दिन में कितने घंटे 8 घंटे, 15 दिन में कितने हो गए 120, कितना आ गया सर 2280, तो ये आ गया सर 2280, तो एक घंटे का इफेक्टिव वेज रेट कितना आ गया सर 83 रुपीज। लो ये क्वेश्चन भी हो गया। आओ पढ़ो जरा क्या लिखा है, ओनली इंप्लॉयर या बॉस कंट्रीब्यूशन विल बी एडेड टू गेट टोटल वेजेस बिकॉज इंप्लॉई जो बांडे है हमारा कंट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी इन द बेसिक वेजेस, इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन पीएफ और ईएसआई का पहले से ही इंक्लूड होता है किसमें, बेसिक पे में। पीएफ एंड ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिक, बेसिक प्लस डीए, कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो आप पीएफ और ईएसआई का कैलकुलेशन कैसे करोगे, बेसिक और डीए का टोटल। लीव विद पे विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि हम दे रहे हैं नॉर्मल आइडल टाइम होगा, इसलिए माइनस करा जाएगा, रिड्यूस करा जाएगा कहां से,
इफेक्टिव वर्किंग आवर्स से। चलो, तो कॉन्सेप्ट नंबर 9 हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। चलो, तो आज के लिए बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। इतना हमने सर रिवाइज कर लिया क्वेश्चन के साथ साथ जल्दी जल्दी। बस ये चैप्टर थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा मैं क्या कहूँ कि 60% कंप्लीट हो गया, 40% रह गया है, बाकी 40% हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।